लेट्स स्टार्ट करते हैं। A very good morning to all of you. It's today the last day of our session, but previous 2 days we have covered a lot of things for 3D modeling and 3D printing. So I hope you all are very all of you are very curious for the last day session where we learn about Cura, and I hope you enjoy these 3 days for 3D printing and 3D fusion modeling. So here I request Tara Khan to continue today's session. Tara, please join. गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम क्योरा को थोड़ा सा और अच्छे से जानेंगे, ताकि जो हमारे कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि क्योरा में जो मैंने आपको मॉडल में करके दिखाया था वो तो कुछ सर मेरे पास सब लोगों की वेटिंग क्यों आ रही है? हेलो तारा। हाँ सर, सबकी वेटिंग मेरे पास आ रही है। वो एक्चुअली को होस्ट हो ना, इसलिए मैं उसको क्लियर कर दूंगा, तुम अपना करते रहो। तो आज का हमारा टॉपिक है, उसमें हम जानेंगे क्योरा के जो कुछ मेन पॉइंट्स है, क्योंकि क्योरा ही हमारा सबसे मेन सॉफ्टवेयर है। तो क्या डिजाइनिंग तो किसी में भी कर लोगे, जैसे हमने कल बात किया था। अच्छा, एक बात पूछ लेते हैं, सबको वॉइस क्लियर हो रही कि नहीं? यस सर। पार्टिसिपेंट्स को वॉइस क्लियर है? ठीक है तारा, सबकी क्लियर है, मतलब थोड़ा सा। यस सर, क्लियर है वॉइस। ओके, एक्सपर्ट की भी वॉइस क्लियर है सर? हाँ, एक्सपर्ट की वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, ठीक है, फिर शुरू करते हैं। हाँ, तो कल जो हमने सीखा था उसमें हमने सीखा था कि हम कहीं से भी मॉडलिंग कर सकते हैं। जैसे कल मैंने आपको फ्यूजन 360 में कुछ बेसिक्स करके दिखा दिए थे, तो आपके लिए बस उतना ही सीखना जरूरी है। अभी अगर आपको सिर्फ फ्यूजन पे ध्यान देना है तो ही आप पूरे सॉफ्टवेयर को सीखो, लेकिन अगर आपको 3D प्रिंटिंग के लिए सिर्फ डिजाइनिंग करनी है तो आपको कुछ जो बेसिक कमांड्स है बस वो आने चाहिए। जैसे कमांड्स हमने कल देखे थे, स्प्लाइन वगैरह देखा था, स्प्लाइन टॉर्च ये सब देखा था। तो ये सब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उसको और एडवांस में कर सकते हो। तो हम यहाँ पे वापस आते हैं। जैसे आप ऑटोकैड में भी क्रिएट कर सकते हो अपने मॉडल को, केटिया में भी बना सकते हो, एंड फ्यूजन में भी बना सकते हो, स्केचअप आर्ट किसी में भी बना सकते हो। बस शर्त ये है कि वो हमारा क्योरा में सपोर्ट करना चाहिए वो वाला फॉर्मेट। जैसे कि अगर फ्यूजन का है तो अगर फ्यूजन को हम किसी भी फाइल को अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो .f3d फॉर्मेट में आता है, और चाहे स्केचअप को करते हैं तो .skp या .stp या .htl फॉर्मेट में आता है। ये हम जैसे भी चाहे। ऑटोकैड में केटिया में करते हो तो .cat पार्ट में आता है। तो ऐसे मतलब कि ऐसे फॉर्म्स होने चाहिए जो क्योरा के अंदर इंपोर्ट हो सके और क्योरा उसको सपोर्ट करे। नहीं तो अगर आपको वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर उठा लिया, लेट्स से आपने 3D मैक्स उठा लिया, या फिर आपने कोई रिविट में आपने कोई बिल्डिंग डिजाइन किया, और उसका अगर कोई फॉर्मेट अगर क्योरा में सपोर्ट नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे? तो आप उसको दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके जाओगे। लेट्स से आपने जो रिविट है उसके अगर आपने कोई बिल्डिंग डिजाइन किया, आपने छोटा सा कोई बिल्डिंग डिजाइन किया, और आपको अगर उसको प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या करोगे कि उसको आप फ्यूजन के किसी फॉर्मेट में या फिर केटीआई के किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, और उसको फिर उस सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आओगे, फिर उसको क्योरा के हिसाब से कन्वर्ट करोगे। तो ये थोड़ी सी हार्ड थिंग हो जाती है, क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं कि आप ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज करो जो सही में 3D प्रिंटिंग को सपोर्ट करता हो। तो मैं अभी आपको कुछ लिस्ट दिखाऊंगा जिसमें आप कौन कौन की जो फॉर्मेट और क्योरा के अंदर सपोर्ट होते हैं, और आप उस फॉर्मेट के अंदर ही डिजाइन करोगे तो आपको इजी रहेगा 3D प्रिंटिंग के लिए। ये आप देख सकते हो, जैसे क्योरा है तो क्योरा का जो हमारा जो अभी जो करंट वर्जन हम यूज कर रहे हैं वो है 3.6.0 क्योरा अल्टीमेट। और ये कुछ नीचे आप फाइल्स देख सकते हो जो व्हाइट कलर में लिखा है। ये वो फॉर्मेट्स है जिसमें ये वो सारे फॉर्मेट्स है जिसके अंदर क्योरा जो इतने सारे मॉडल के फॉर्मेट को क्योरा सपोर्ट करता है। जैसे सपोर्ट फाइल में .png, .jpg, .3ff, .gif, .jpg, G-code, STL, stdmax, PMP, OBJ। तो STL यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे STL भी है तो और OBJ भी है। तो कल मैंने आपको फ्यूजन में एक मॉडल को STL में कन्वर्ट करके दिखाया था, और उसके अलावा आप OBJ में कन्वर्ट कर सकते हो, .f3d में कन्वर्ट कर सकते हो, .x3d में भी कन्वर्ट कर सकते हो, किसी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब क्योरा मैंने आपको बेसिकली बता दिया था क्योरा क्या होता है। क्योरा एक स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि जो हमारा मॉडल है वो डिफरेंट स्लाइसेस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप जो मॉडल देख रहे हो उसके अंदर टोटल 903 लेयर्स है। तो अगर आप कोई भी मॉडल बनाते हो तो उसको आप क्योरा के अंदर लेके आओगे, वो नंबर ऑफ लेयर्स बता देगा। नंबर ऑफ लेयर्स बताने के बाद आपको सारे जो पैरामीटर्स है, अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि पैरामीटर्स की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी रखनी है एकदम हमें एग्जैक्ट 3D प्रिंटिंग के लिए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे इस मॉडल के अंदर टोटल 905 लेयर्स है और इसको प्रिंट होने में टोटल 18 आवर्स 32 मिनट लगेंगे, टोटल टाइम इतना लगेगा इसमें। और टोटल इसमें 125 मीटर लेंथ 125.18 मीटर की लेंथ ऑफ पीएलएम मटेरियल का रोल लगेगा और 373 ग्राम इसका वेट होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि हमारा जो मटेरियल हो कम से कम खर्च हो, उसमें हमारा एग्जैक्ट जो है अच्छे से हमारा जो एग्जैक्ट को अच्छे से हमारा जो मॉडल हो प्रिंट होके आ जाए, उसमें कोई डिफॉर्मेशन ना हो, उसमें कोई रैपिंग ना हो, इसमें कोई ओजिंग ना हो। अभी रैपिंग ओजिंग जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या होता है, रैपिंग और ओजिंग आपको मैं अगले कुछ स्लाइड्स में बताऊंगा। तो वो एक तरह से डिफेक्ट होते हैं रैपिंग और ओजिंग। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं सपोर्ट, यहाँ पे ये जो आप नीचे देख रहे हो येलो कलर का, यहाँ पे ये मेरा जहाँ कर्सर जा रहा है, तो यहाँ पे हमने जो ये नीचे है इसको सपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि यही पूरा मेन चीज है हमारे पूरे 3D प्रिंटिंग के अंदर। इस सपोर्ट का बस रीजन ये रहता है कि हमारा जो मटेरियल है, हमारा जो पूरा 3D मॉडल है वो हीटिंग बेड पे चिपकता नहीं है। अगर हम ये सपोर्ट नहीं लगाएंगे, तो मैंने आपको पहले कल और परसों बताया था, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि अगर आप सपोर्ट नहीं दोगे तो उससे क्या होगा, जैसे आपका मॉडल है उसको आप जैसे हीटिंग बेड से निकालने की कोशिश करोगे तो ये क्रैक हो जाएगा। क्रैक होने के कारण क्या होगा, हमारा मॉडल तो खराब होगा, साथ में हमारा जो बेड है उसका जो हीटिंग बेड है वो भी टूट जाएगा और वो थोड़ा सा फिर एक्सपेंसिव आता है, वो थोड़ा सा फिर हमें हैवी पड़ता है उसको लगाना, और उसका एडजस्टमेंट थोड़ा इतना अच्छे से आप पहली बार में कर भी नहीं पाओगे, उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ये कुछ डायमेंशन है, सिलेक्टिव डायमेंशन ऑफ क्यूरा अल्टीमेट 3.660। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये आपको याद रहे कि जैसे लेयर हाइट हमें कितनी रखनी है, अगर हमें कोई भी 3D मॉडल है उसके हमें अगर एग्जैक्ट हाइट कितनी रखनी है, अगर जैसे लेयर हाइट है तो मिनिमम इतना तो रखे फॉर परफेक्ट 3D प्रिंटिंग। तो इसमें से लेयर हाइट है हमारी 0.3 mm, वॉल थिकनेस हमें रखनी है 1.2 mm और टॉप एंड बॉटम थिकनेस 1.2 mm। अब एक चीज आप ध्यान रखना, जैसे क्यूरा में आप ये लेयर हाइट चेंज करोगे, वॉल थिकनेस एंड टॉप एंड बॉटम थिकनेस अपने आप चेंज होगा, वो क्यूरा अपने आप से सेट कर लेगा। जैसे कि लेयर थिकनेस जितनी है, जैसे अगर आप इसको 0.4 कर देते हो तो यहाँ पे जो वॉल थिकनेस है 1.6 हो जाएगी। अगर आप लेयर थिकनेस को 0.8 कर देते हो तो जो हमारी वॉल थिकनेस है वो 2.4 हो जाएगी। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि जैसे ही आप लेयर हाइट को चेंज करोगे, अपने आप वॉल थिकनेस एंड टॉप एंड बॉटम थिकनेस अपने आप चेंज होगा। नेक्स्ट इज इनफिल डेंसिटी। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनफिल डेंसिटी जितना कम होगा हमारा मॉडल उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब जैसे यहाँ पे आपको कम से कम आपको एग्जैक्ट अगर बहुत अच्छे से अपना सॉलिड और अच्छे स्ट्रेंथ का अगर मॉडल प्रिंट करना है, अगर 3D मॉडल प्रिंट करना है आपको 3D प्रिंटिंग से, तो आपको इनफिल डेंसिटी आपको 10% ही रखनी है, ना आपको 10 से ज्यादा रखनी है ना आपको 10 से कम रखनी है। अगर 10 से ज्यादा रखोगे तो हमारा जो मटेरियल का स्ट्रेंथ नहीं आएगा। अब कई लोग पूछेंगे इसको 100 क्यों नहीं रख सकते, अगर इसको 100 रखोगे तो बिल्कुल एक कपड़े के जैसे बिल्कुल एकदम स्मूथ और बिल्कुल एकदम फ्लेक्सिबल सा हमारा जो मॉडल है वो प्रिंट होगा, तो आप इसको उठा ही नहीं पाओगे अपने हाथ से, जैसे ही उठाओगे वो टूट जाएगा। नेक्स्ट इज इनफिल पैटर्न। इनफिल पैटर्न क्या होता है, इनफिल पैटर्न में मैंने आपको बताया था जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रिड्स होते हैं, मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूँ। ये जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो बीच में कुछ हनीकॉम मेज जैसा बना हुआ है, उसके बीच में जगह है, तो ये जो है इसी को पैटर्न बोलते हैं। ये जो एक हनीकॉम है अंदर एक छोटा सा, इसके अंदर बहुत सारे एक स्ट्रक्चर है, तो इसी को हम बोलते हैं इनफिल पैटर्न। अब ये पैटर्न जितना स्ट्रांग होगा ये पैटर्न, या जितना अच्छा इसका स्ट्रेंथ होगा, हमारा मॉडल बाहर से भी उतना स्ट्रेंथ होगा और उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होगी। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग एक्सट्रूड टेम्परेचर। एक्सट्रूड टेम्परेचर मैंने आपको बताया था, जो टिप होता है, मैं आपको दिखाता हूँ टिप। ये टिप का हमें टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस रखना है। 200 क्यों रखना है, क्योंकि हमारा जो यहाँ से फिलामेंट है वो नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे कूलिंग फैन लगा हुआ है साइड में, इस साइड में आप देख सकते, और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे रोलर्स लगे, रोलर्स आने के बाद नीचे यहाँ पे कूलिंग फैन लगा है साइड में। अब कूलिंग फैन का काम क्या है, जो मटेरियल नीचे प्रिंट हो रहा है उसको कूल करना, ताकि वो हमारे प्रिंटिंग बेड जो हीट बेड है उसमें चिपके ना। तो यहाँ पे जैसे हमारा मटेरियल है, तो यहाँ पे जैसे इसके 200 डिग्री टेम्परेचर है, तो 200 डिग्री में क्या होगा, ये मेल्ट होना शुरू होगा, मेल्ट होके ये अपने बेड पर आएगा, बेड पे आपने जो कमांड दिया है वो मॉडल प्रिंट होगा, और कूलिंग फैन उसको कूल करता जाएगा ताकि वो डिफॉर्म ना हो। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटिंग बेड टेम्परेचर। प्रिंटिंग बेड आपको 60 डिग्री रखना है। अब प्रिंटिंग बेड पे आपको कुछ टेम्परेचर रखना पड़ेगा, अगर आप बिल्कुल कूल कर दोगे तो उससे क्या इशू आएगा, सेम वही रैपिंग की इशू आ जाएगी, जो हमारा लेयर्स है वो आपस में चिपकेंगे नहीं,
जो लेयर्स है हमारे, वो जैसे ये लेयर्स है यहाँ पे टोटल 904 लेयर है, तो जैसे फर्स्ट लेयर और जो सेकंड लेयर है वो आपस में चिपकेंगे नहीं, अगर चिपक भी गए तो थर्ड लेयर नहीं चिपकेगा। मतलब आपको जो आपका जो इरेगुलर शेप का आपका मॉडल मिलेगा कॉर्नर से और साइड से, तो इसलिए हमें यहाँ पे 60 डिग्री रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फ्लो हमें यहाँ पे बिल्कुल फुल रखना है, बिल्कुल 100% फ्लो रखना है। अब 100% क्यों? क्योंकि अगर आप कम रखते हो तो क्या होगा, कभी मटेरियल गिरेगा, कभी छूट जाएगा। तो जैसे कि क्या उससे क्या होगा कि जैसे हमें कोई एक लेयर प्रिंट कर रहा है, एक लेयर को जैसे उसने आधा ट्रेवल किया, जैसे मान लो कि एक लेयर की लेंथ है हमारे 50 mm, 50 mm में उसने 20 mm बिल्कुल सही से ट्रेवल किया, बिल्कुल 100% एफिशिएंसी से ट्रेवल किया, लेकिन हमने फ्लो को जो है 60% अगर रखा है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो पूरा लेयर है जहाँ 100% उसको मटेरियल सप्लाई मिलना था, वहां उसको सिर्फ 60% सप्लाई होगा। इससे क्या होगा, जो हमारा मटेरियल, जो हमारा मॉडल है वो सही से प्रिंट होगा नहीं, और हमारे लेयर काउंट्स में प्रॉब्लम आएगी। लेयर काउंट्स में प्रॉब्लम आएगी तो उससे क्या होगा, हमारे जो लेयर्स है वो आपस में चिपकेंगे नहीं सही से, और जिससे कि हमारा मॉडल जो है डिफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रेवल स्पीड। ट्रेवल स्पीड जो हमें रखना है वो रखना है हमें 12 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी 120 mm पर सेकंड। 120 mm पर सेकंड ये एक नॉर्मल सी स्पीड है कि इस स्पीड से हमारा जो मटेरियल है, इस स्पीड से हमारा मटेरियल जो ट्रेवल है, जो हमारा नोजल है वो ट्रेवल करेगा। और नेक्स्ट है सपोर्ट प्लेसमेंट। सपोर्ट प्लेसमेंट इज एवरी सपोर्ट प्लेसमेंट वी हैव टू पुट हियर एवरीवेयर। तो एवरीवेयर हम यहाँ क्यों रखते हैं? एवरीवेयर हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जहाँ पे भी हमारा ऐसा कोई जैसे आपको कोई भी एक मॉडल प्रिंट करना है जिसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, आपने मॉडल में कोई सपोर्ट डिजाइन नहीं किया, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 3D मॉडल, आपको 3D प्रिंटिंग में एक सपोर्ट डिफाइन करना होगा। उस सपोर्ट से क्या होगा कि जैसे उस सपोर्ट से क्या होगा कि जैसे आप वो सपोर्ट जो है हमारे मॉडल को एकदम सही से प्रिंट करेगा, लेकिन उस पर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आप उस कट करके बाद में निकाल भी सकते हो। मैंने आपको कल बताया था कि ऐसे बहुत सारे सपोर्ट होते हैं जिनको आप कट करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज सपोर्ट पैटर्न। अब नीचे सपोर्ट पैटर्न भी किस तरह से जिगजैग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रिड। अब ग्रिड तो मॉडल के अंदर का है, लेकिन हमें सपोर्ट का भी कोई पैटर्न रखना पड़ेगा। सपोर्ट का जैसे मैंने आपको बताया था, एक जिगजैग होता है, फिर लाइंस होते हैं, फिर बॉक्स होते हैं, अलग अलग पैटर्न होते हैं। तो जिगजैग हम इसलिए क्योंकि जिगजैग की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी अच्छी खासी होती है। नेक्स्ट इज बिल्ड प्लेट एडहेसिव टाइप। तो बिल्ड प्लेट में हम रखते हैं स्कर्ट मैंने आपको बताया था, स्कर्ट हो गया, ब्रिम हो गया, ऐसे 3-4 होते हैं। तो स्कर्ट में क्या है, स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, मटेरियल भले थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लेकिन हमारा जो मॉडल है उसको स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से मिलती है। तो यहाँ तक आप मेरे से कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं पहले, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वो कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं आप। सर अगर फ्लो को 60% रख के स्टार्टिंग से चलेंगे तो क्या वो 100% होगा? हाँ होगा, लेकिन वो लेयर की जो थिकनेस, जो मैंने यहाँ पे लेयर की थिकनेस बताई है ना, उसमें फिर डिफॉर्मेशन आ जाएगा। और सर ये जैसे फर्स्ट लेयर है इसमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड की है, देन सेकंड उसमें 60 डिग्री की है, ताकि नहीं ये लेयर नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, जैसे 200 है। एक मिनट सर, मॉडल की लेयर थिकनेस चेंज करनी है तो कर सकते हैं, क्यूरा के अंदर कर सकते हैं, लेकिन आपको शुरू में करना होगा क्योंकि पूरे मॉडल आपको एक ही आपको थिकनेस और एक ही टेम्परेचर में प्रिंट करना होगा। जो आप ये येलो वाला देख रहे हो ना, ब्रास नोजल के नीचे जो ये आप ये येलो पार्ट देख रहे हो, ये हमारा मॉडल है। तो ब्रास नोजल का जो टेम्परेचर है इसका हमें 200 डिग्री सेल्सियस रखना है, और नीचे जो ग्रे वाला पार्ट है, ये जो ग्रे वाला जो हीटिंग बेड देख रहे हो, जो प्रिंटिंग प्लेटफॉर्म, इसका हमें 60 डिग्री रखना है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, जब यहाँ से 200 डिग्री पे आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि 200 पे प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद फैन जो है ये भी कुछ कूल करेगा उसको। तो इसलिए हमें 200 और 60 इन दोनों का कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है, और ये इतनी जल्दी अचीव भी नहीं होता है। जब आप प्रिंट करोगे तो कम से कम 2 या 3 मिनट लेगा ये 200 और 60 पे जाने पे। 60 तो जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन 200 पे हमें 2-3 मिनट का टाइम लग जाता है। और कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है, हम आगे बढ़े। और नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, जैसे आप 3D प्रिंटिंग में अभी नॉर्मल एप्लीकेशंस क्या है, जैसे कि ये एरोस्पेस में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो एरोस्पेस में इसका क्या क्या यूज होता है, जैसे कि फैंस की ब्लेड्स होती है। एयरबस अपने कई सारे जो जैसे एयरबस के
A350 1000 या फिर A320 न्यू, इन सब के आप कुछ पार्ट्स देखोगे तो 3D प्रिंटर से प्रिंट होते हैं, लेकिन वो FDM बेस्ड होते हैं, लेकिन ये उनका मटेरियल ये वाला नहीं होता, क्योंकि मटेरियल फिर एरोस्पेस के हिसाब से ये वाला मटेरियल बहुत ज्यादा लूज हो जाता है, बहुत ज्यादा नाजुक होता है। तो इसलिए क्या करते हैं उसमें क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो आप नोजल देख पा रहे हो, यहाँ पे बस इसके कुछ पार्ट्स को हमने 3D प्रिंटर से प्रिंट किया, जो कि नॉर्मली इतना प्रेशर झेल लेते हैं, फिर इतना प्रेशर पे वो सर्वाइव हो जाते हैं। और जो इसके फैंस है, फिर हमें जो नॉर्मल मटेरियल है जिनसे उनका होना चाहिए, जैसे कि आयरन का किसी एल्यूमिनियम का किस्सा हो, वो उसको थोड़ा सा मिक्स करके बना देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप जो कवरिंग देख रहे हो, फैन की कवरिंग देख रहे हो एग्जॉस्ट की, यहाँ पे इसकी जो कवरिंग है ये वो 3D प्रिंटर से प्रिंट करते हैं, और अंदर उनका नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। और नासा भी FDM, और नासा ने जो कुछ रोवर्स को बनाता है, जैसे नासा ने भी जो अभी रोवर्स को भेजे या फिर वो कुछ मिशन पे जा रहा है, तो वो अपने कुछ पार्ट्स को 3D प्रिंटर से प्रिंट करता है, FDM पार्ट्स ही वहाँ पे लगाता है, ड्यू टू लाइट वेट, क्योंकि उनको लाइट वेट जरूरत होती है, लाइट वेट फॉर लिफ्टिंग, लाइट वेट टू कैरी। अब कैरी करने के लिए उनको लाइट वेट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वो फिर इस FDM 3D प्रिंटिंग का ही यूज करते हैं। और मॉडर्न इंजीनियरिंग में इसका कहाँ कहाँ यूज है, जैसे कि आप कोई भी ये कवरिंग देखते हो, जैसे कि या ट्रांसएक्सल देखते हो, जैसे आप ये साइड में ट्रांसएक्सल देख पा रहे हो, इसकी अगर पूरी कवरिंग बनानी है या फिर इसकी हाउसिंग बनानी है, तो अंदर का पूरा मैकेनिज्म सेम रहता है, लेकिन बाहर का जो मटेरियल, जो बाहर की उसकी कवरिंग रहती है, उसको लाइट वेट बनाने के लिए, पूरे मैकेनिज्म को लाइट वेट बनाने के लिए यहाँ पे वो 3D प्रिंटिंग के हाउसिंग का यूज करते हैं। और उसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि कोई और कवरिंग है, जैसे कि छोटे छोटे पार्ट्स है, या फिर जैसे कोई कार बना, जैसे कोई ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल का कोई भी पार्ट है, या फिर उसकी कोई भी एक छोटे से मैकेनिज्म है, तो जिसमें कि लाइट वेट से काम हो जाएगा और मटेरियल की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है कोई हार्ड मटेरियल की, तो वहाँ पे हम 3D प्रिंटर से काम चलाते हैं, वहाँ पे हम 3D प्रिंटर का प्रिंट करके फिर हम वहाँ पे यूज करते हैं। फिर यहाँ पे आप डेंसिटी में देख सकते हो, जैसे कि अब 3D मॉडल से अभी क्या प्रिंट हो रहा है मेडिकल फील्ड में, जैसे कि आई बॉल्स है, अब कुछ आई बॉल्स में कॉन्टैक्ट लेंस लगा के और उनके जो बाहर के पार्ट्स है उनको 3D प्रिंटर से प्रिंट कर रहे हैं। अभी 3D प्रिंटर से जो प्रिंट करते हैं, ये मटेरियल ये वाला नहीं है, जो ये मटेरियल है 3D प्रिंटर का, जो आप PLA देखते हो, ये वाला मटेरियल नहीं है। आप 3D प्रिंटर के मटेरियल के अंदर मटेरियल कोई भी डाल सकते हो, फिर चाहे वो हमारा टिश्यू हो, अगर ह्यूमन टिश्यू से रिलेटेड कोई मटेरियल है तो आप वो भी डाल के कोई भी चीज प्रिंट कर सकते हो। जैसे आप नीचे आप देख रहे हो कि ईयर्स है, नोज है, तो आप जो हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, जैसे उनको कोई भी अगर पार्ट्स अगर इम्प्लांट करना होता है, तो क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे नोज है, नोज के जो टिश्यूज होता है, उसी टिश्यू से रिलेटेड कोई जो मटेरियल होता है, उसको वो एज अ मटेरियल यूज करते हैं, जैसे हम नॉर्मल 3D प्रिंटिंग में PLA यूज करते हैं। तो वहाँ पे उसको यूज करते हैं, फिर यहाँ पे इसको प्रिंट करके फिर वो जहाँ पे जिस पेशेंट को जरूरत होती है उसको लगा देते हैं, तो वो जो उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती, और वो आपको लगता है कि एकदम नॉर्मल, जो आपका नॉर्मल स्किन है वैसा लगता है आपको, क्योंकि ये जो टिश्यू है ये ह्यूमन टिश्यू से सेम होता है, बिल्कुल जो हमारा मटेरियल होता है बिल्कुल ह्यूमन टिश्यू से बिल्कुल मैच करता है। फिर जैसे यहाँ पे कोई फ्रैक्चर हो गया, या फिर कहीं अगर बोन्स अगर टूट गए, तो वहाँ पे क्रैक्स आ गए, या फिर उनको सही करने के लिए हम 3D प्रिंटर का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मेडिकल फील्ड में भी सबसे ज्यादा 3D प्रिंटिंग का यूज होता है, लेकिन वहाँ पे जो मटेरियल है वो हमारे ह्यूमन टिश्यू से रिलेटेड होते हैं, वहाँ पे PLA वगैरह या फिर कोई प्लास्टिक मटेरियल नहीं होता। और जो टिश्यूज होते हैं उनकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा होती है, वो जो इनफिल डेंसिटी होती है बिल्कुल 100 पे प्रिंट करते हैं, और जो मैंने आपको स्पीड बताई थी, वो स्पीड को और कम कर देते हैं, ताकि वो आराम आराम से प्रिंट हो, जो हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट है वो आराम आराम से प्रिंट हो और बहुत अच्छे से स्ट्रांगली प्रिंट हो जाए और स्ट्रांगली बने, ताकि वो ह्यूमन का जो इंटरनल जो ह्यूमन की जो बॉडी है उसको अडेप्ट कर सके और उसके साथ अच्छे से वो मूवमेंट कर सके या अच्छे से काम कर सके। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होती है 3D प्रिंटिंग में, अब नॉर्मली 3D प्रिंटिंग में बहुत सारी इश्यूज आती है, जैसे कभी आपका मटेरियल है वो स्टक हो जाता है नोजल में, या फिर आपका जो बेड है वो कभी हीट नहीं होता, या फिर आपका जो मटेरियल है वो कभी उखड़ने लगता है, तो इसको आप कैसे सही करोगे। अच्छा, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो पहले मेरे से एप्लीकेशंस वगैरह में। कोई इश्यू है तो बताओ आप मेरे को। ठीक है,
यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आती है। नॉर्मल प्रॉब्लम जो है, नॉर्मली कुछ प्रॉब्लम्स को तो आप आराम से यूजर करके ठीक कर सकते हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनको आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है अच्छे से, अगर उसमें आप उस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना चाहते हो। क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को अगर ठीक करना चाह रहे हो, अगर गड़बड़ हुई तो उससे हमारा पूरा प्रिंटर भी खराब हो सकता है, और वो थोड़ा हैवी, वो थोड़ा मतलब कि थोड़ा महंगा भी आता है। तो इसलिए हमें जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़े अच्छे से समझने थे, और उसके जो रेक्टिफिकेशन है ये आप थोड़ा अच्छे से समझना इस चीज़ को। तो हमारे क्या क्या इश्यूज आते हैं। फर्स्ट, तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा मॉडल है वो कभी कभी प्रिंटिंग बेड से चिपकता ही नहीं है। तो ये है फर्स्ट लेयर एडहेसिव प्रॉब्लम। जो फर्स्ट लेयर है, मतलब आपने सपोर्ट भी अच्छे से बनाया है, आपने स्ट्रेंथ भी अच्छी बनाई है, आपने नीचे का जो लेयर हाइट है वो भी अच्छे से दिया है, लेकिन फिर भी हमारा जो मॉडल है वो वहाँ से चिपक के उखड़ना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे क्या क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट लेयर एडहेसिव प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है नोज फिलिंग एंड एक्सट्रूड मटेरियल। तो नोज फिलिंग में क्या होता है, जैसे कि आपने कोई मटेरियल, जैसे आपने कोई एक बार पहला प्रिंट किया, अगर आपको कंटिन्यू 2-3 प्रिंट निकालना है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट प्रिंट करोगे, फिर उसको निकालोगे, फिर आप सेकंड प्रिंट निकालोगे। लेकिन उन दोनों के बीच में क्या होगा कि हमारा जो प्रिंटर है वो बंद रहता है। तो प्रिंटर बंद होने के कारण क्या होता है, हमारा जो मटेरियल है वो, और जो हमारा टिप है वो एकदम गर्म रहता है। तो उससे क्या होता है, जो मटेरियल अंदर का वो पिघल के उसके अंदर ही स्टक हो जाता है। तो उसको हम कैसे सही करेंगे ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर इनफिल, वीक इनफिल में मैंने आपको क्यूरा में बताया था कि वीक इनफिल का क्या इशू होता है, कि इनफिल अगर आप 100% से कम रखते हो, या फिर सॉरी 10% से कम रखते हो, या फिर बिल्कुल 100% रख देते हो, 70% रखते हो, तो उससे क्या इशू आएगा ये मैं आपको बता चुका हूँ। वैसे मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा आगे। नेक्स्ट है ओस फ्लो एंड स्टेरिंग। ओस फ्लो क्या होता है, जैसे कि ओस फ्लो मतलब कि जैसे कभी मटेरियल हमारा ज्यादा निकल गया या कम निकल गया, कभी मटेरियल हमारा ऐसा है कि पूरा, जैसे हमने फ्लो अगर 100% किया है तो कई बार एक बार हमारा कोई भी लेयर है वो आधा प्रिंट हुआ, जैसे कि एक हमारा कोई भी एक फर्स्ट लेयर है वो आधे प्रिंट हुई, फिर उसने सेकंड लेयर पे मशीनिंग शुरू कर दी, फिर थर्ड लेयर पे, तो उससे क्या है, हमारा जो मॉडल है वो एक तरफ से डिफॉर्म हो जाता है और एक तरफ से सही प्रिंट होता है। तो उसको कैसे सही करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है रैपिंग एंड लूपिंग। रैपिंग एंड लूपिंग जो है वो इनिशियल प्रॉब्लम है। मतलब ये जो रैपिंग एंड लूपिंग है, ये आपको प्रॉब्लम जो है ये आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम में आएगा, जब आप प्रिंटिंग शुरू करोगे। ये कभी भी बीच में नहीं आएगा, ये आपको हमेशा आएगा विद इन 30% ऑफ योर प्रिंटिंग। मतलब कि जैसे आपका प्रिंटिंग का 30% आए तभी आपको ये इशू देखने को मिल जाएगा, कभी भी 100% पे आपको रैपिंग एंड लूपिंग देखने को नहीं मिलेगा। उससे पहले आप एक बार सर्किट डायग्राम समझ लो 3D प्रिंटर का एक बार। तो 3D प्रिंटर में आप साइड में जो यहाँ देख रहे हो जेड मैक्स, जेड मिन, वाई मैक्स, वाई मिन, एक्स मैक्स, एक्स मिन। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रिंटर्स है उनके जो एक्सट्रूड है उसके डायरेक्शन की मूवमेंट के लिए यहाँ पे सेटिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा जो जेड डायरेक्शन है उसके लिए ये दोनों हो गए, क्योंकि 3 एक्सिस है, 3 एक्सिस में जेड है तो जेड के लिए ऊपर नीचे हो गया, फिर वाई के लिए ऊपर नीचे हो गया, जेड के लिए ऊपर नीचे हो गया, और आगे पीछे के लिए भी इसी में कंबाइंड होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे नीचे जो आप ब्लूटूथ का जहाँ साइन देख रहे हो। अच्छा, कई सारे 3D प्रिंटर ऐसे होते हैं कि जिनमें आप वाईफाई के थ्रू कमांड दे सकते हो। जैसे कि आपके फोन में हॉटस्पॉट और वाईफाई होता है कि आप एक फोन से हॉटस्पॉट चालू कर रहे हो और दूसरा जो फोन है उसको वाईफाई वो अपने आप पकड़ लेता है। तो यहाँ पे आप ब्लूटूथ के थ्रू कमांड दे सकते हो कि आपने जो इसका प्रिंटर है उसका ब्लूटूथ ऑन किया, अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन किया, ब्लूटूथ के थ्रू उसको फाइल सेंड कर दिया। लेकिन नॉर्मली सबसे बेस्ट होता है वो होता है एसडी कार्ड रीडर। एसडी कार्ड से अपना आप डाटा डालते हो या फिर अपने पेन ड्राइव से डाटा डालते हो, वो थोड़ा बेस्ट होता है क्योंकि उसमें जो डाटा वहाँ सिक्योर होता है और एकदम जो प्रोग्रामिंग है वो बीच में रुकती नहीं है। और अगर बीच में पावर सप्लाई चली भी गई तो उस पावर सप्लाई के कारण यहाँ पे कोई इश्यूज भी नहीं आता, वो फिर जहां से प्रोग्राम बंद हुआ है वहीं से शुरू हो जाएगा। और ब्लूटूथ में ये होता है कि आपने जहां से अगर आपकी पावर सप्लाई चली गई तो आपको प्रोग्राम फिर दोबारा डालना पड़ेगा और प्रिंटिंग दोबारा डालना पड़ेगा। जितना आपका प्रिंट हुआ है, फिर वही आधा मॉडल प्रिंट हुआ है या फिर थोड़ा सा मॉडल प्रिंट हुआ है, वो पूरा आपका फिर खराब हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे यूएसबी पोर्ट। आप यूएसबी पोर्ट यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट है। यूएसबी पोर्ट में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम केबल एडजस्ट करते हैं, जैसे कि हमारा मटेरियल का कौन सा केबल होगा, फैन का कौन सा केबल होगा, वो सब हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। अब दोबारा यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे ये एक्सिस के लिए आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे इनके मोटर्स के लिए डायरेक्शन होती है। जैसे कि जेड डायरेक्शन के लिए जो मोटर्स है वो ये रहे, एक जेड यहाँ पर है और एक जेड यहाँ पर है, तो आप ये देख सकते हो। और ये जाके बाहर एक स्टेप मोटर ड्राइव में लग रहा है जो हमारे फिर प्रिंटर के मोटर्स और रोटर्स में कनेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑप्टिकल इलस्ट्रेशन स्पिंडल पीएमडब्ल्यू आउटपुट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम अपने पावर सप्लाई करते हैं अपने प्रिंटर को। यहाँ से साइकिल इनपुट रीसेट और कूल फ्लड में क्या होता है, कूल फ्लड में आप यहाँ पे फैन के अलग अलग सेटिंग्स होते हैं कि फैन का हमें आरपीएम कितना करना है, फैन का हमें स्पीड कितनी रखनी है, तो ये सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इनके केबल्स आप यहाँ पे लगाते हो, जब यहाँ पे देख पा रहे हो राइट साइड में कूल मिस्ट एंड कूल फ्लड, तो यहाँ से जो फैन की सेटिंग्स आती है। फिर स्पिंडल इनेबल होता है। स्पिंडल इनेबल जो हमारा पूरा सेटअप होता है, जिसमें हमारा जो टिप है या फिर हमारा जो कोई हैंडल है वो सारे यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से उसकी पूरी सेटिंग्स होती है, यहाँ पे उसके पूरे पॉइंट्स होते हैं और केबल्स होते हैं। यहाँ पे रिले होते हैं, आइसोलेटेड रिले होते हैं यहाँ पे, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करने के लिए और हमारे प्रोग्राम्स को रन करवाने के लिए। तो ये आप एक बार सर्किट एक बार आप अच्छे से देख लो, और कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। तो पूछ लेंगे आपको सर्किट का। सर ये जीएनडी क्या होता है सर, जो स्पिंडल डायरेक्शन के अंदर लगा हुआ है? ग्राउंड जीएनडी ग्राउंड। हेलो। हाँ हेलो जी सर, ये जीएनडी क्या होता है सर, जो स्पिंडल डायरेक्शन की जो लिखा हुआ है? ग्राउंड है, ग्राउंड, जीएनडी मतलब ग्राउंड। ओके सर। और किसी को पूछना है तो पूछ लो आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे जो कलर्स है उससे इंडिकेट किया गया है कि ये जो मोटर्स है, मोटर्स के नीचे वाले पार्ट है, या कोई ओरिजिनल जो 3D प्रिंटर का जो मदरबोर्ड है वो आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे जो हमारे मोटर्स है वो यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे मोटर्स कनेक्ट होते हैं। 3 एक्सिस के लिए होते हैं और एक ओवरऑल होता है। ओवरऑल जो हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, और यहाँ पे जो एक डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज हीटर। हीटर अब क्या होता है, हीटर जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ जो मटेरियल है, जो हमारा मटेरियल है, जब वो एक्सट्रूडर से जब नीचे गिरता है तो बेल्ट होके गिरता है, तो उसके लिए जो कनेक्टर्स है वो यहाँ पर होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट इज थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स के लिए यहाँ पर है जो ग्रीन आप देख पा रहे हो। फिर विकी स्क्रीन। अब विकी स्क्रीन क्या होता है, विकी स्क्रीन है वो मेन चीज जो मैंने कल आपको ब्लू कलर की स्क्रीन बताई थी परसों, जो फर्स्ट डे जब मैं आपको पार्ट्स बता रहा था, तो वहाँ पे जो मैंने आपको विकी स्क्रीन बताया था, विकी स्क्रीन में क्या होता है, जैसे कि हमारा एक्सट्रूड का टेम्परेचर कितना है, जो हमारा टिप है उसका टेम्परेचर कितना है, हमारे जो हीटिंग बेड है उसका टेम्परेचर कितना है, तो उसके बाद हमारा जो हमारा टाइम लग रहा है मटेरियल कितना % हमारा कंप्लीट हो चुका है, कितना टाइम और लगेगा, कितना मटेरियल यूज हो चुका है, ये सारी चीजें जो है यहाँ से कंट्रोल होती हैं, यहाँ से कंट्रोल होती है। नेक्स्ट इज एक्सट्रूड फैंस। अब एक्सट्रूड फैंस का ये रहा, एक्सट्रूड फैंस के पिंस यहाँ पर होते हैं जो आप ऑरेंज कलर में देख रहे हो। अब फैंस का तो आपको मैंने बता दिया था कि जैसे अगर मटेरियल जब प्रिंट होता है तो वो गर्म होकर नीचे मेल्ट होकर नीचे गिरता है, तो उसको कूल डाउन करने के लिए जो फैंस होते हैं उसकी वो अपने हाई स्पीड आरपीएम पे होना चाहिए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये वाले पोर्ट्स होते हैं जो एक्सट्रूडर फैंस होते हैं, इससे हम उनको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज एलईडी लाइट, फ्यूज आपको पता होगा कि जैसे कि सबको कंट्रोल करने के लिए, या फिर कभी अगर पावर सप्लाई ज्यादा या फिर कम है तो फ्यूज को कट ऑफ करने के लिए, कट करने के लिए या फिर ऑन करने के लिए हम यहाँ से उसको कंट्रोल करते हैं। इसके बटन जो आपको ब्लू स्क्रीन के पीछे मिल जाएंगे, जो आपको जो ये यहाँ पे विकी स्क्रीन है उसके पीछे आपको इसके बटन मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज एलईडी लाइट। अब एलईडी लाइट का काम क्या है, एलईडी लाइट का काम ये रहता है कि कौन सा एक्सिस चल रहा है और कौन सा मूवमेंट हो रहा है, और क्या हमारा जो प्रिंटिंग वो स्मूथली हो रहा है। अब ये सब बताने के लिए एलईडी लाइट्स का यूज होता है। तो एलईडी लाइट्स का आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो पोर्ट है व्हाइट कलर का, ये एलईडी लाइट्स के लिए होते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रो स्विच। माइक्रो स्विच में होते हैं जैसे कि हमारा जो प्रिंटर है उसको ऑन ऑफ करने के लिए, या फिर नॉर्मल जो हमारा जो माइक्रो स्विच है वहाँ पे मतलब कि उसके कमांड्स देने के लिए, कमांड्स को एंटर करवाने के बाद, जैसे कि हमने कोई टेम्परेचर है, मान लो कि जैसे मैंने एक्सट्रूड का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस रख दिया, अब मेरे को बेड का टेम्परेचर 60 डिग्री रखना है, तो मेरे को नेक्स्ट मूव करवाना पड़ेगा। तो उस नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए हम यहाँ पे ये जो आप जो माइक्रो स्विच देख रहे हो यहाँ पे इसके पोर्ट्स होते हैं, तो ये उनको कंट्रोल करता है।
नेक्स्ट है सेंसर्स। अब सेंसर्स अलग तरीके के होते हैं, या तो आपका हीटिंग सेंसर हो गया, या आपका कूलिंग सेंसर हो गया, फैन का सेंसर हो गया, या आपका जो मूवमेंट हो रहा है, जो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उसके पॉइंट्स है, उसके सेंसर्स हो गए। तो यहाँ पे वो सब कंट्रोल करने के लिए जो है आपको सेंसर्स अलग अलग मिल जाएंगे। यहाँ पे उन सभी जितने भी छोटे छोटे सेंसर्स होंगे उन सब का जो एक कंबाइंड टिप है यहाँ पे आके इस पिन पे कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज पावर इनपुट। अब पावर इनपुट का अलग अलग मीनिंग हो सकता है। अब पावर इनपुट में आप देखो, ये जो हमारा जो है बड़ा सा बॉक्स देख पा रहे हो, ये पीछे होता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है पीछे से। मैं आपको इसकी फोटो दिखा दूंगा अभी। तो ये पावर इनपुट का क्या आता है, जैसे कि हमने सप्लाई है, जैसे अभी एक आया था कि सप्लाई जैसे कट हो जाता है, जैसे कल भी किसी ने पूछा था और मैंने बताया था कि जैसे सप्लाई कट हो जाता है तो बीच में प्रोग्राम जो है अगर सप्लाई वापस आ जाती है तो प्रोग्राम वहीं से स्टार्ट चलना शुरू हो जाएगा। तो उन सब चीज और उसमें जो कमांड्स है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। तो ये सब चीजों के लिए जो ये पूरा पावर सप्लाई है, इसी के अंदर सारे सिस्टम्स लगे होते हैं जहाँ पे ये सारे काम हो जाते हैं। और यहाँ पे कुछ और जितने भी एक्स वाई जेड एक्सेस है इन सबको कंट्रोल करने के लिए जो माइक्रोचिप्स है इसी पावर सप्लाई में लगे होते हैं। ये पावर सप्लाई कैसा दिखता है अंदर से, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। नेक्स्ट है यहाँ पे यूएसबी कनेक्शंस। यूएसबी कनेक्शंस क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको कमांड देने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। या तो वाईफाई से कमांड दे दो, या आपको ब्लूटूथ से कमांड दे दो, या आप एसडी कार्ड से कमांड दे दो, या आप पेन ड्राइव से कमांड दे दो। तो यहाँ पे यहाँ पे हम सिर्फ दो चीजों की मैक्सिमम बात करें क्योंकि वही सबसे ज्यादा यूज होते हैं, दैट इज एसडी कार्ड एंड यूएसबी कार्ड। सॉरी यूएसबी पेन ड्राइव और योर एसडी कार्ड। तो उस सब चीजों के लिए जो यूएसबी कनेक्शन का यूज होता है, और यूएसबी कनेक्शन ही मेन चीज है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये जो कलर यहाँ पे मेरा कर्सर अभी जा रहा है, यहाँ पे एक कनेक्टर होता है, जैसे कि आपके पेन ड्राइव का कनेक्टर हो या फिर आपके एसडी कार्ड का जो कनेक्टर होते हैं आपके फोन्स में जैसे होते हैं, वहां पे आप सीधे इनको इंसर्ट करवा के आप कमांड दे सकते हो। जैसे आपने यहाँ से कार्ड इंसर्ट करवाया, फिर आपके विकी स्क्रीन पे आप जाके वहां पे अपने पॉइंट देख सकते हो कि आपके उसमें कौन कौन से सपोर्टेड फाइल्स है, कौन कौन से जी कोड के फाइल्स को आप ओपन करके जो आपका प्रोग्राम है जिसको आपको प्रिंट करना है उस नाम से आपने सेव कर दिया था उसको, और उसको जाके आप कमांड दे सकते हो और प्रिंट करा सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपने सबसे पहले मैं आपको एक बार शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले आपने अपना प्रिंटर ऑन किया, फिर आप उसमें सबसे पहले होम पोजीशन पे जाओगे। होम पोजीशन पे जाने के बाद क्या होगा कि जैसे सबसे पहले आप होम पोजीशन में गए, उसमें आपने पहले सबसे ज्यादा एक्स वाई जेड की पहले आपने डायरेक्शंस देख ली कि हमारा एक्स बिल्कुल सही है, वाई बिल्कुल सही है, जेड बिल्कुल सही है। मतलब ऐसा नहीं कि वो अलग अलग बिल्कुल घूम रहे हैं। तो आपको उसके लिए वहां पे आपको होम बटन दिखेगा। जैसे आप होम बटन पे क्लिक करोगे तो आपके जो जितने भी एक्स वाई जेड पोजीशन है जो नोजल के, वो अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। जो आपका नोजल है वो बिल्कुल होम पोजीशन पे आ जाएगा, ना तो वो थोड़ा सा आगे ना पीछे ना ऊपर नीचे ऐसा कहीं नहीं रहेगा, वो एग्जैक्ट एक पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको अपना आपने सब कुछ किया, फिर आपको अपना प्लेट देखना है, जो आपका प्रिंटिंग प्लेट है वो बिल्कुल सही से रखा है नहीं रखना है। फिर आपने उसमें अपना सब कुछ सेट करना है, जैसे कि आपने एक्सट्रूडर का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है वो सेट करना है। फिर आपको अपना जो बेड है उसका टेम्परेचर सेट करना है 60 डिग्री सेल्सियस, आपको वो सेट करना है। आपने जब ये सब सारी चीजें कर दी तो आप जो है प्रिंट के लिए बिल्कुल रेडी हो। जैसे ही आपने होम पोजीशन किया, फिर आपने जैसे ही अपना टेम्परेचर सेट किया, फिर आप क्या करोगे, अपना एसडी कार्ड या यूएसबी जो अपना पेन ड्राइव है उसको इंसर्ट करोगे। इंसर्ट करने के बाद आपके पास स्क्रीन पे एक जो छोटा जो विकी स्क्रीन है, जो यहाँ पे बात हो रही है विकी स्क्रीन की, वहाँ पे जो यहाँ पे स्क्रीन है हमारा, उस स्क्रीन पे आपको सारी चीजें लिखी हुई आ जाएंगी कि आपका मतलब कि ये फाइल्स इसके अंदर सपोर्ट है 3D प्रिंटर के अंदर। तो आप क्या करोगे, जो आपने क्योरा से जो जी कोड में कन्वर्ट किया था फाइल को, उसको आप लगा लोगे किसमें, उसको आप लगा लोगे अपने उसने अपने वो वाला कमांड सिलेक्ट कर दिया। कमांड सिलेक्ट करते ही वो बोलेगा कि क्या हम स्टार्ट करें, तो उसने बोला ठीक है स्टार्ट कर। आपने बोला ठीक है ओके स्टार्ट 3D प्रिंटिंग। फिर वो पूछेगा कि क्या आपको फैन ऑफ रखना है या ऑन रखना है। ऑब्वियसली क्या आप फैन को ऑफ रखोगे, नहीं ऑन ही रखोगे। अगर ऑफ रखोगे तो हमारा 3D प्रिंटर पूरा बिगड़ जाएगा, तो आप ऑन रखोगे। उसके बाद फिर जैसे ही आप ये सब ओके कर दोगे, फिर से एक बार जो पूरा 3D सिस्टम है, जो प्रिंटर सिस्टम है, वो अपने आप को फिर से एक बार होम पोजीशन पे लेके आएगा। अब जैसे वो होम पोजीशन पे लेके आया, फिर उसने जो अपना बेड है, जो प्रिंटिंग बेड है, वो एकदम एक बार अपने आप को बिल्कुल नीचे लेके चला जाएगा। नीचे लेने के बाद क्या होगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। मैंने क्या बोला, जैसे कि आपने सब कुछ यहाँ पे ये विकी स्क्रीन है, अब विकी स्क्रीन में प्रिंट डिस्प्ले है, यहाँ पे अपने सारे कमांड्स आपने ओके कर दिए। फिर आपने जैसे ही इसको क्लिक किया, जो आप यहाँ पे बटन है कि हाँ ओके गो, मतलब क्या प्रिंट शुरू करो। तो प्रिंट शुरू करने के बाद क्या होगा, जो ये हमारा जो एक्सट्रूडर है,
एक बार फिर से अपने आप को होम पोजीशन पे सेट करेगा, क्योंकि वो अगर ह्यूमन एरर में थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी, क्योंकि आपको पहले एक बार अपने आप से XYZ को सेट करना है। वो तो है, अगर उसमें थोड़ा बहुत ह्यूमन एरर हुआ तो वो जैसे प्रिंट होने से पहले वो खुद को अपने आप एक बार फिर से सेट करेगा। नेक्स्ट क्या है, हमारा जो बेड है ये भी अपनी पोजीशन सेट करेगा प्रिंट होने से पहले। प्रिंट होने से पहले ये भी एक बार सेट हो जाएगा कि हाँ इसके बाद ये मूव नहीं कर सकता जब तक प्रिंट हमारा कंप्लीट ना हो जाए। नेक्स्ट फिर हमारा नेक्स्ट उसके बाद फिर क्या है, हमारे एलईडी लाइट्स हमें इंडिकेट कर देंगे कि हाँ प्रिंटर हमारा शुरू हो चुका है। विकी स्क्रीन पे हमारा परसेंटेज भी आ जाएगा, हाँ 0% है, 1%, 2%, कितना प्रिंट शुरू हो चुका है। फिर नेक्स्ट हमारा कितना टाइम लगेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई मॉडल में हमें 15 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पे बता देगा कि 14 आवर्स 59 मिनट लेफ्ट, 58 मिनट लेफ्ट। ये सारी चीजें जो हमारे यहाँ पे पता चल जाएंगी। और नेक्स्ट आपको जो प्रिंटर जैसे ही आपका 100% कंप्लीट होगा तो आपका जो प्रिंटर है वो एकदम स्टॉप हो जाएगा। फिर आराम से आप जब तक वो बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाता, आप उसको ठंडा करके एकदम कोल्ड करके आप अपने मॉडल को निकालो और उसको प्रिंटिंग बेड से हटा दो, तो आपका प्रिंटर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कोई इशू है तो आप पूछ सकते हो। इसको कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। कुछ भी पूछना है, पहले सर्किट बोर्ड में कुछ समझना है तो बताओ मेरे को। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये जो पीछे वाला पैनल है, ये ब्लैक वाला पार्ट, तो ये ब्लैक वाले पार्ट को जो मैं आपको बताऊंगा, ये इसके पीछे क्या होता है, कैसा इसके अंदर क्या सिस्टम होता है, वो सब मैं आपको बताता हूँ अभी, जो मैंने आपको बोला था। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है हमें। ये आप देख रहे हो बहुत सारे केबल्स है, जो ये बहुत सारे आउटपुट है, ये आउटपुट आके प्रिंटर्स में कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक कवर होता है, ये आपको बिल्कुल ओपन देखने को मिल जाएगा। जो ये बॉक्स है ये किसी चीज से कवर नहीं होता, ये नॉर्मली आपको देखने को मिल जाएगा किसी प्रिंटर के पीछे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर आपको 4 चिप्स दिख रहे हैं। तो ये 4 चिप्स ही मैंने आपको बताया था कि XYZ और होल सिस्टम मतलब मोटर्स, मतलब XYZ ये 3 मतलब आपके एक्सिस के हो गए, एक आपका एक्सट्रूडर, आपका फैन, सब इसमें कंबाइंड हो जाता है लास्ट में जाके। आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है XYZ एंड ED मतलब एक्सट्रूड। यहाँ पे X के लिए आप देख सकते हो कि ये X में यहाँ पे 3 वायर्स जा रही है, 3 वायर्स जा रही है, मतलब कि एक ऊपर एक नीचे और एक ग्राउंड। Y में भी 3 जा रही है, Z में भी 3 जा रही है, एक जा रही है रेड, एक ब्लू और एक ग्रीन। तो इन तीनों का अपना स्पेसिफिक रीजन है कि यहाँ पे 3 वायर्स जा रही है, इन तीनों का अपना अलग अलग पर्पस है। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे चिप्स है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 ऑरेंज है, ब्लू है, फिर उसके साइड में ग्रीन है। तो ये क्या है, इनको कंट्रोल करने के लिए अगर यहाँ पे कोई इशू आता है, जैसे कि अगर X में कोई इशू आता है तो ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये इसको कंट्रोल कर लेगा, ताकि जो हमारा मोटर है वो हमारा बर्न ना हो जाए, या फिर हमारा जो स्पीड है वो बढ़े ना। अगर कंट्रोल्स में कुछ या कमांड्स पे कुछ इशू है तो यहाँ पे वो सेव कर लेगा उसको, मतलब उसको बचा लेगा, और हमारा जो प्रिंटिंग है वहीं पे रोक देगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे आपने देखा कि जैसे ब्लू वाला पार्ट है, ये ब्लू वाला पार्ट क्या करता है, जैसे यहाँ पे Y है, अब Y में कुछ कमांड्स ऐसे आ जाते हैं कि अगर प्रिंटर प्रिंट उसको नहीं कर पाता है या फिर उसको रीड नहीं कर पाता है, और ऐसे बहुत कम चांस होते हैं, मतलब कि 1/100 चांस होते हैं कि ऐसा कुछ कमांड है या फिर ऐसा कोई इशू है। तो उसमें क्या होता है, जो ये ब्लू वाला पार्ट है, ये Y वाला है, यहाँ पे जो केबल्स है, और इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो नीचे जो ब्लू पार्ट देख रहे हो, इसको कंट्रोल करने के लिए बस ये ग्रीन वाला जो यहाँ पे Z लिखा है, मतलब कि X एक्सिस का ये हो गया, ये Y एक्सिस का हो गया, ये Z एक्सिस का हो गया, ये Z एक्सिस का हो गया, ये ED मतलब एक्सट्रूड का हो गया, E1 मतलब कि आपका बिल्ड प्लेट का हो गया, और ओवरऑल बिल्ड प्लेट और मूवमेंट का हो गया ये वाला। ED में मैंने आपको बताया एक्सट्रूड में क्या होता है, टिप होता है, फैन होता है, उसके बाद फिर उसके जो मटेरियल की हैंडलिंग होती है वो सब होती है। अच्छा, आप ये ब्लू कलर का देख पा रहे होगे, ये सॉरी व्हाइट कलर का आप ये पाइप देख पा रहे होगे। इस पाइप में हमारा मटेरियल का जो फिलामेंट है वो आता है।
मतलब ये नीचे जाता है थोड़ा सा, यहाँ पे ये शॉर्ट थोड़ा कट गया है यहाँ पे, नहीं तो ये जो मटेरियल है यहीं से मटेरियल है यहाँ से इसके अंदर जाता है, फिर ऊपर से जो हमारा एक्सट्रूड है उसमें गर्म होकर नीचे पिघलता है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे उसमें प्रिंट होता है। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या होता है, ये कंट्रोलिंग सील होता है कि अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसको कैसे कंट्रोल करना है। आप चाहो तो अगर जैसे बहुत ज्यादा पावर सप्लाई हो गई या फिर बहुत ज्यादा हीटिंग हो गई तो आप इसको निकाल भी सकते हो। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे केबल्स, यहाँ पे इसको निकाल भी सकते हो। इसको निकाल के आप फिर थोड़ी देर बाद जब थोड़ा कूल हो जाए, नहीं तो क्या होगा, जो हमारे वायर से मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे और फिर बहुत ज्यादा इशू हो जाएगी, जैसे शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फिर हमारा पूरा प्रिंटर ही खराब हो सकता है। तो इसको आप फिर निकाल सकते हो। इसको निकालने के बाद आप जब आपका थोड़ा सा टेम्परेचर जब थोड़ा डाउन हो जाए या फिर जो मशीनिंग है वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा शांत हो जाए, मतलब थोड़ा गर्म, अगर बहुत ज्यादा गर्म है तो उसको कूल डाउन करने के लिए हम यहाँ पे एक्सट्रूड कर तो यहाँ पे हम इसको निकाल सकते हैं। कुछ इशू है तो आप पूछ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है अगर आपको तो इस सर्किट्स वगैरह में। आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। Participants, if you want to ask any question, please unmute themselves and ask any question to our expert. Ankit, you want to ask any question? यस सर। हाँ पूछो। सर जो ये 3D प्रिंटर का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो ये इतने घंटों तक प्रिंट करता है, तो इसके लिए अलग से कूलिंग फैन लगा होता है इसको ठंडा करने के लिए? नहीं, कूलिंग फैन वैसे तो लगे नहीं होते, इसलिए तो मैंने आपको बताया कि जब बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाती है या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इसको निकाल सकते हो। ये जो यहाँ पीछे देख पा रहे हो ना ये, यस सर। हाँ, इसको आप निकाल सकते हो। अगर आपको मतलब लगता है कि अब फैन बहुत ज्यादा मतलब कि प्रिंटिंग बहुत ज्यादा मतलब कि अगर हीट हो चुका है या फिर हमारा मतलब कि कुछ मिसबिहेव कर रहा है हमारा प्रिंटर, तो आप इसको निकाल सकते हो। इसको निकालने के बाद क्या होगा, जो हमारा पूरा सर्किट है वो थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा और आप फिर अगले प्रिंट के लिए इसको रेडी कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन तो आप पूछ लो। सर इसमें कूलिंग फैन यूज क्यों नहीं किया जाता? इसमें कूलिंग फैन यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने कूलिंग लगा दिया, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, जैसे ये ऊपर भी कुछ सर्किट्स है, यहाँ पे कुछ इशू ना आ जाए। अगर हमने मतलब कि ऐसे यहाँ पे बहुत सारे गैप्स होते हैं जो बिल्कुल ब्लॉक होते हैं, वहाँ पे हम एयर नहीं डाल सकते। जैसे कि अगर ये वाले है, अगर हमने मतलब कि जैसे गर्म हवा है बिल्कुल, और अगर हमने उस पर बिल्कुल ठंडी हवा डाल दी तो ये कुछ सर्किट है उसको डैमेज कर सकता है। सर्किट डैमेज का डर रहता है, इसलिए हम पीछे कूलिंग फैन नहीं लगाते। और लगाना सही चीज भी नहीं है, क्योंकि आप देखो ये जो मैंने आपको दिखाया ना, ये पूरा ऐसे कवर होता है, तो आप इसके अंदर कहाँ लगाओगे? ये देखो ग्रिल्स है इसके अंदर। ये कुछ अगर गर्म होता है तो अगर मतलब कुछ अगर हीटिंग हो जाती है, जैसे आपके लैपटॉप्स के पीछे ऐसे ग्रिल्स लगे होते हैं कि अगर जैसे आप बंद करते हो कभी ऑफ करते हो तो यहाँ से बिल्कुल हीट बाहर निकलता है। तो उसी को मतलब उसी का कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया गया है। यहाँ पे आप ये बताओ कि जगह इतनी छोटी सी है, बिल्कुल पैक है ये, यहाँ पे आप कूलिंग फैन लगाओगे कैसे? और अगर लगा भी दिया तो ये आपको फिर आपके जो सर्किट्स है उसमें आपको प्रॉब्लम करने लगेगा। पता चला मटेरियल हीट होने जा रहा है, उससे पहले वो कूल डाउन हो गया, तो फिर ये इशू है ना हमारे प्रिंटिंग के लिए। सर क्या मतलब? यस सर, थैंक यू सर। सर इसमें हॉट फैन ही क्यों यूज किया जाता है? क्या सर इसमें हॉट फैन ही क्यों यूज किया जाता है? फैन हॉट का यूज, फैन को तो नॉर्मल, तो फैन तो बस कूल करने के लिए है ना। जो मटेरियल है वो जो मटेरियल है उसको मेल्ट करने के लिए जो टिप का टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेल्सियस होता है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। में कितना रेट होगा 3D प्रिंटिंग का मशीन का क्या रेट होगा? ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो टिप है, यहाँ पे हम इसका टेम्परेचर हम 200 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, ना कि हम मतलब कि पूरे सिस्टम का, सिर्फ इतने टिप का। आप जो ऊपर वाला टिप है इसको आप छू भी सकते हो आराम से, ठीक है ना, ये इसको आप छू सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो टिप है ना, बस टिप का टेम्परेचर 200 रखते हैं, ताकि जो मटेरियल यहाँ से हमारा आ रहा है बस वो मेल्ट होते नीचे गिर जाए और जो फैन है उसको कूल कर दे। फैन जो है हमारे अंदर वाले मटेरियल, जो हीटिंग मटेरियल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं करता, क्योंकि एकदम परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि ये अगर फ्रंट फेसिंग है तो ये लेफ्ट फेसिंग होगा, जो फैन है वो लेफ्ट फेसिंग होगा। सर
सर डेली लाइफ में कोई पर्सन कितने रुपए में परचेस कर सकता है? ये आपका 3 लाख से शुरू हो जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। लेकिन अब 25-30,000 में भी ले सकते हो, लेकिन क्या है फिर उसकी बिल्डिंग क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती और वो नहीं आएगा, उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। हीटिंग इशू आ गया या फिर फैन की इशू आ गया, टिप की इशू आ गया, टिप खराब हो गया। इसलिए जो अच्छे जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं वो तो काफी महंगे होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह यूज करते हैं वो 2.5-3 लाख से शुरू हो जाते हैं। सर जैसे कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स साइज स्ट्रक्चर है तो वो कैसे प्रिंट करेंगे अपन? मैंने आपको बताया ना, जैसे कॉम्प्लेक्स, जैसे अभी क्या है, अभी तो जैसे फोक्सवैगन है, ठीक है, फोक्सवैगन बहुत जो कार कंपनी है, वो क्या है, अपने पोलो कार का नाम सुना है? यस सर। हेलो, हाँ पोलो के जो डैशबोर्ड पे कुछ कंपोनेंट्स है वो 3D प्रिंटेड होते हैं, ठीक है। तो 3D तो उसमें तो ये क्या है कि पूरा एक बार में पूरा सिस्टम नहीं बिल्ड करते, वो एक बार में पार्ट्स को प्रिंट करते हैं और उस पार्ट्स को फिर वो कंबाइंड कर देते हैं। लेकिन सर पार्ट ही कुछ कॉम्प्लेक्स हो, थोड़ा बड़ा साइज में हो, फिर तो आप उसके अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स कर लो ना और बाद में उसको फिर कंबाइंड कर दो। अच्छा अच्छा। सर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जो प्रिंटर थी उसका साइज ही बड़ा अपन परचेस कर ले, या उसका बड़ा साइज ही कुछ होते हैं ना, मैंने आपको बताया। तो अब जैसे ये वाला प्रिंटर है जिसकी आपकी फोटो जो अभी सर्किट आप सामने देख रहे हो मेरे, यस। हाँ, तो ये इस प्रिंटर में आप मेडिकल के लिए सिर्फ छोटे छोटे, जैसे आपको अगर पूरी एक हड्डी अगर प्रिंट करनी है तो इसमें आप टिश्यू मटेरियल नहीं डाल सकते, इसमें आप उतना बड़ा साइज नहीं प्रिंट कर सकते। तो साइज आप चाहे कितने बड़ा कर लो। अब तो मैंने आपको कल बताया था कि ऐसे ऐसे प्रिंटर जो पूरे घर को प्रिंट कर देते हैं, तो उसका साइज तो इतना छोटा होगा नहीं। यस। और वो ऐसे प्रिंटर्स होते हैं कि आप जहाँ पे आपको प्रिंट करना है वहां जाके आप उसको असेंबल कर सकते हो, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसको जाके बस उसको वहाँ पे आपको असेंबल करना होता है। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। और कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। आपके पास 2 मिनट, आप सोच लो, कुछ पूछ लें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अभी तक जो हमने किया है। सर बताओ सर ये 3D प्रिंटिंग सर कौन सा कंपनी सर बनाता है सर, ऐसे मशीन जो 3D प्रिंटिंग का है? बहुत सारी कंपनी बनाती है, 3D रेक्टर बनाती है, और अपने में फिर अब तो हर बड़ी बड़ी कंपनियां बनाने में लगी हुई है 3D प्रिंटर। आप भी बना सकते हो, 3D प्रिंटर तो। हर बड़ी बड़ी कंपनी बनाती है, सब उसको सेल आउट करती है। और कोई क्वेश्चन है तो आप बताओ। आगे बढ़े फिर। जी। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये सारे इश्यूज आते हैं, फर्स्ट लेयर एडहेसिव, नोजल एंड एक्सट्रूड मटेरियल, वीक इनफिल, पोस्ट फ्लो एंड स्टीयरिंग, रैपिंग एंड लूजिंग। तो अब हम इन इश्यूज को एक बार अच्छे से देखते हैं और इनको कैसे सॉल्व करना है। मतलब कि आप नॉर्मल तो आप 3D प्रिंटर का सर्किट आपको समझ में आ ही गया होगा, या फिर आपने ये नॉर्मल आपने देख लिया होगा कि इसके सर्किट्स में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ होती है। आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट, हालांकि आपको नेट पे मिल जाएगा। कंट्रोल पैनल में मैंने आपको बता दिया कि कवरिंग्स होती है, कवरिंग्स में क्या क्या इसके एडवांटेज है और क्या क्या इसके अंदर होती है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या इशू आते हैं। जैसे मैंने आपको सबसे पहला बताया था कि फर्स्ट लेयर एडहेसिव में क्या प्रॉब्लम आता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 4 लेयर्स है अपने पास, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर नीचे, जो नीचे से दब चुका है। फर्स्ट लेयर जो ऊपर से, फर्स्ट और सेकंड लेयर में बीच में जो है वो जगह छोड़ चुका है। तो इससे हमें क्या करना है, जैसे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा सिर्फ इसलिए होता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये ब्रास नोजल के नीचे जो ये हमारा मॉडल है और जो ये प्रिंटिंग प्लेटफॉर्म है, आपको कोई भी चीज प्रिंट करने से पहले आपको यहाँ पे एक बार ग्लू लगाना पड़ेगा। अब ग्लू लगाने का हमारा मतलब क्या है। अब आप बोलोगे कि गर्म है फिर भी हम ग्लू क्यों लगाएंगे। अब जैसे आपने फेविस्टिक लगा दिया थोड़ा सा, तो उससे क्या होगा, जो हमारा जो प्रिंट होगा, जो फर्स्ट लेयर है वो उस पर जाके चिपक जाएगा।
और जब फर्स्ट लेयर एक बार चिपक गया तो बाकी लेयर्स तो अपने आप उसके ऊपर चिपकती जाएंगी। मेन है हमारा फर्स्ट लेयर, अगर फर्स्ट लेयर ही नहीं चिपका तो हमारे जो सारे जो प्रिंटिंग जो बाकी जो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स लेयर है सारे खराब हो जाएंगे। तो हमें वहाँ पे एडेसिव लगाना कुछ भी जरूरी है, जैसे आप कुछ भी थोड़ा सा ग्लू लगा दो, थोड़ा सा फेविस्टिक लगा दो, फेविस्टिक मोस्ट प्रेफरेबल है, तो आप वहाँ पे लगा दो, जिससे क्या होगा कि जब वो प्रिंट होगा तो थोड़ा सा पिघल भी जाएगा, और पिघलने से क्या होगा जो हमारा फर्स्ट लेयर है वो आराम से उस पर चिपक पाएगा, और सेकंड लेयर भी उसके ऊपर आराम से सारे लेयर पे आराम से चिपक पाएंगे। हाँ, और अगर आप जो वहाँ जब ग्लू लगाओगे तो ग्लू लगाने के बाद जो आप ये नीचे वाला लेयर जो आप देख रहे हो, ये जो नीचे वाला लेयर आप देख रहे हो ये उसके ऊपर चिपकेगा, तो ये तो आपके कोई यूज का है नहीं, तो बस आपको उसको सपोर्ट देने के लिए और आपका जो मॉडल का जो लेयर्स है वो आपस में चिपके रहे, या फिर अगर आप उसमें सपोर्ट नहीं दे रहे हो और अगर आप डायरेक्ट अगर मॉडल बनाना शुरू कर रहे हो तो उसके फर्स्ट लेयर को बचाने के लिए आपको नीचे कुछ एडेसिव लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर नहीं लगाओगे तो आपके साथ फिर आपके मॉडल के साथ फिर यही होगा, ये होगा कि आपने जैसे मान लो कि अगर आपने लेयर नहीं लगाया तो उसने फर्स्ट लेयर बनाया, फर्स्ट लेयर बनाते उसने उस लेयर को छोड़ दिया, फिर उसने सेकंड लेयर बनाया, सेकंड लेयर को बनाते उसने छोड़ दिया, फिर कहीं जाके वो थर्ड लेयर या फोर्थ लेयर फिफ्थ लेयर से वो सही से बनना शुरू होगा, लेकिन आपके जो नीचे के दो लेयर्स है वो तो खराब हो गए, जिसके कारण क्या है हमारा पूरा मॉडल खराब हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसके यहाँ पे मैं आपको जो हमने जो वो पॉइंट देखे थे, जो हमने जो मेन हमारा एक्सट्रूडर था वो ये इसका कंप्लीट एक सेटअप डायग्राम है, तो आप यहाँ देख सकते हो। जैसे पहले हम लेफ्ट वाली इमेज को समझते हैं। ये जो आप ब्लू वाला पार्ट देखो इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम ट्यूब बोलते हैं। इसमें जो हमारा मटेरियल है वो अंदर आता है। ये देखो आप यहाँ पे माउस के कर्सर को देखना, ये यहाँ से हमारा जो मटेरियल है वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद जो यहाँ पे मेल्ट जोन है, अब यहाँ पे कूलिंग फैन है। कूलिंग फैन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कूल करने के लिए लगा हुआ है। और यहाँ पे जो थर्मिस्टर है हीट सिंक है, हीट सिंक क्या कर रहा है, इसको हीट कर रहा है, इसको पिघला रहा है मटेरियल को। पिघलाने के बाद ये क्या है नीचे मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद क्या है नीचे यहाँ से गया, ये बेड के ऊपर पूरा चिपक गया। चिपकने के बाद क्या है कूलिंग फैन है, उसको कूल कर देगा और जो हमारा मॉडल है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसके मेन पार्ट्स को देख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि हमारा ट्यूब है। कपलिंग क्या है, कपलिंग का मेन काम बस ये है कि ये जो आपस में जो हमारे जो ट्यूब के जो हमारा गाइड है, ट्यूब का गाइड, जिसमें हमारा जो मेन ट्यूब जिसमें हमारा मटेरियल जाता है, ये रहा, ये हमारा मटेरियल के अंदर जा रहा है, तो ये इधर उधर खिसके ना मटेरियल के कारण, क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट मूव कर रहा है। नीचे वाला पार्ट मूव करने के कारण क्या है जो ऊपर वाला पार्ट है वो भी मूव करेगा। तो ये मूव करने के कारण जो हमारा मटेरियल है वो छूटे ना स्टिप से, या फिर वो मटेरियल टूटे ना, तो उसके लिए क्या है कपलिंग की जरूरत पड़ती है। कपलिंग बस इसको पकड़ के रखता है आपस में। नेक्स्ट इज हीट सिंक। हीट सिंक तो मैंने आपको बता दिया, मैं आपको शुरू से यही चीज बता रहा हूँ, बहुत बार बताया मैंने आपको कि उसको मेल्ट करने के लिए, क्योंकि मेल्ट होगा तभी प्रिंट होगा। तो वहाँ पे हीट सिंक का यूज करते हैं, जिसका टेम्परेचर हम 200 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। तो 200 हम इसी का टेम्परेचर, तो 200 हम इस टिप का टेम्परेचर रखते हैं, जो कि थोड़ा सा हीट यहाँ पे होता है। ये हीट इसको 200 के लिए प्रिपेयर कर देता है कि नीचे जाते 200 हो, यहाँ तक आते आते वो 200 हो जाता है, और हीट सिंक उसको नीचे पुश करके प्रिंट करवा देता है। नेक्स्ट इज हीट ब्रेक एंड हीट थ्रोट। हीट थ्रोट का काम क्या होता है? हीट थ्रोट का काम बस ये होता है कि जो हमारा मटेरियल है उसको कंटिन्यूअस हीटिंग करते रहना और उसको नीचे की तरफ पुल करना। ये हीटिंग कार्ट्रिज बीच में, हीटिंग कार्ट्रिज में यहाँ पे हीट सबसे ज्यादा, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट इज कैप्चर्ड है। तो यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा हीट रहता है, जो कि हमारे मटेरियल को नीचे पुश करने में, क्योंकि अगर वो हीट नहीं होगा और अगर हमारा मटेरियल फंस गया, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट इशू कि यहाँ पे जो हमारा एक यहाँ पे लेयर टाइप जम जाएगा और इसको निकालना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर हमें पूरा नोजल ही बदलना पड़ता है। कई बार वो निकल भी जाता है। और नेक्स्ट हमारा नोजल से हमारा जो प्रिंट हो गया। अब यहाँ से अब ये वाला जो आप देख रहे हो, जो राइट साइड में आप देख रहे हो, राइट साइड में जो आप टिप देख रहे हो, इसका मॉडल नंबर है E3D V6। आप अलग अलग मॉडल नंबर्स के ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बेस्ट होता है जिसकी कॉपर टिप होती है उसको E3D V6 बोलते हैं। यहाँ पे टेफ्लॉन लेयर और फिलामेंट गाइड होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेफ्लॉन की लेयरिंग एक पाइप है, इसके अंदर हमारा फिलामेंट जा रहा है। ये देखो आप, जो इसके अंदर फिलामेंट जाएगा ऐसे करके बाहर आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हीट सिंक है, ये वही चीज है। हीट सिंक, कूलिंग फैन,
हीट ब्रेक और उसका फिर कार्ट्रिज और नोजल, मतलब नोजल से हमारा प्रिंट हो गया। अब मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि जैसे आप कोई भी अपना फर्स्ट प्रिंट कर रहे हो, फर्स्ट प्रिंट कर जैसे आप अपना सेकंड प्रिंट करोगे तो उससे क्या होगा कि उसके बीच में जो टाइम है तो कभी कभी क्या होता है बहुत ज्यादा गर्म होता है, क्योंकि ये बिल्कुल तो ठंडा होता नहीं है। जैसे आपने एक प्रिंट किया, अब आपको दूसरा प्रिंट जो 3 घंटे बाद करना है, तो उस 3 घंटे के ड्यूरेशन में क्या होता है, ये थोड़ा सा हीट रह ही जाता है। 10-15 मिनट के लिए या लगभग बोले तो 30 मिनट या 1 घंटे के लिए हीट रह ही जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उससे क्या इशू आता है कि जैसे हमने यहाँ पे मटेरियल डाला, वो हीट जो मटेरियल पिघल तो गया लेकिन यहाँ पे जम जाता है। ये जो आप टिप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो मटेरियल है वो जम जाता है। तो उस मटेरियल को जमने से क्या होगा, जो हम अगली प्रिंटिंग करेंगे, अगली प्रिंटिंग के टाइम जो हमारा ये जो मेल्ट तो हो जाएगा लेकिन वो हमारा धीरे धीरे निकलेगा, जिसके कारण क्या है कि हमारा जो ऊपर आने वाला मटेरियल है वो भी खराब हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए हमें क्या करना है कि हम इसके जो यहाँ पे हम कोई भी नुकीली चीज, कोई भी टिप वाली चीज डाल के इसको हम साफ कर सकते हैं, या फिर हमने जो कोई भी क्लोथ है, कॉटन का क्लोथ है, उससे हम इसको पोंछ सकते हैं जैसे गीला हुआ, या फिर हमने जैसे ही आप इसको मेल्ट करोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा मटेरियल नीचे आएगा, आप उसको किसी भी प्लायर से या फिर किसी भी नुकीली सी जो पॉन्क्स होती है उससे पकड़ के आप इसको खींच सकते हो। तो इससे क्या है, पूरा रास्ता क्लीन हो जाएगा और हमारा जो प्रिंटर है वो नेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये चीज होती है, सबसे मेन चीज होती है जो मटेरियल स्टक होता है और जो हमारे प्रिंटिंग में इशू डालता है। तो इसमें आप कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो पहले, फिर हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। सर इसमें ये कूलिंग जोन सर ऊपर क्यों लगाया गया है सर, इसमें मेल्ट जोन के पास में क्यों नहीं लगाया गया सर? क्या बोल रहे हो? इसमें जो कूलिंग जोन है सर, जो हीट सिंक के पास में सर, जो फर्स्ट डायग्राम है। नहीं, वो डायग्राम ऐसा दिख रहा है, असल में होता है ऐसा है, मैंने आपको बताया था ना, वो ओरिएंटेशन उसका ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में होता ऐसा है कि जहाँ यहाँ पे आ रहा है तो साइड में कूलिंग, देखो यहाँ पे साइड में आके कूलिंग फैन यहाँ लगा होता है। जी सर, यहाँ लगा होता है, वो दिख तो वैसा रहा है क्योंकि वो ग्रिल्स में वो डायग्राम सही से क्लियर नहीं है। ओके सर। आप और कुछ पूछना चाहो तो पहले पूछ लेगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, या फिर आप इसको एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो पूरे को एक बार। सर एक बार सर ये हीट ब्रेक के बारे में समझा दीजिए सर। ओके, जो सेकंड जो हीट ब्रेक है ना, हीटर ब्लॉक के जस्ट ऊपर। हाँ जी सर। हाँ हीट ब्रेक, इसका नॉर्मल सा काम रहता है कि जो हमारा जो मटेरियल जो नीचे से ऐसे यहाँ पिघल के आ रहा है, बस इसको ये बीच में रुकने से बचता है, क्योंकि मतलब ऐसा ना हो कि हमारा मटेरियल जो जैसे उसमें कभी बबल्स आ जाए, ठीक है, तो बबल्स आने के कारण क्या होगा, जो हमारा जो लेयर है वो सही से प्रिंट होगा नहीं, कभी मटेरियल पूरा जाएगा कभी आधा जाएगा। तो उस चीज को खत्म करने के लिए यहाँ पे हमने हीट ब्रेक लगा रखा है। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो। सर जो डिजाइनिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, तो सर उसमें नोजल के फिर सर इसका पोर कभी छोटा कर सकते हैं क्या? ये जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ E3D V6, तो आप अलग अलग मॉडल्स के यूज कर सकते हो। अब सबका पॉइंट अलग अलग डायमेंशन का होता है। जी सर। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब कि यही सबसे ज्यादा यूज होता है, आप कैसा भी यूज कर सकते हो। लेकिन जो सबसे बेस्ट बोलते हैं कि जो सबसे फाइन है, जो 0.8 mm के डाया के जो मटेरियल सपोर्ट करे, सिर्फ वही यूज करो, ताकि उससे क्या है, हमारी स्पीड भी अच्छी मेंटेन रहती है और प्रिंटिंग भी एकदम एग्जैक्ट बन के आती है। जी सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन तो पूछ लो आप। और कोई क्वेश्चन है आप लोग को, ये पॉइंट से रिलेटेड या इस डायग्राम से रिलेटेड या जो पीछे सर्किट देखा हमने उससे रिलेटेड? ओके, मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। अब देखो ये कुछ ऐसा दिखता है, जो आप ये येलो वाला पार्ट देख रहे हो ना, इस येलो वाले पार्ट सॉरी, जो व्हाइट वाला पार्ट आप देख रहे हो, इस व्हाइट वाले पार्ट में हमारा मटेरियल होता है,
और ये यहीं पे नीचे ये यहाँ से नीचे आता है, इसके तरफ पीएलए रोल होता है, नीचे आप गोल्ड का जो ये कॉपर कलर का आप देख रहे हो, ये हमारा टिप है। आप यहाँ से देखो कि ये जो हमारे ये व्हाइट वाला पार्ट है, यहाँ पे ये पाइप होता है, इस पाइप के अंदर हमारा पीएलए मटेरियल होता है, ये इसके अंदर से आया। और जो आप ये यहाँ पे आप कुछ देख पा रहे हो, ये इमेज थोड़ी क्लियर नहीं है क्योंकि जूम्ड इमेज है, तो यहाँ पे जो आप ये ब्रास कलर का देख पा रहे हो, जो आप ये ब्रॉन्ज कलर का देख पा रहे हो, यहाँ पे ये हमारा टिप होता है। तो अगर कभी मटेरियल फंसता है या फिर कभी अगर मटेरियल स्टक होता है, तो आप क्या करोगे, इसको आप घुमाओगे, इसको जो पार्ट है ये आराम से घूम जाएगा, ये गर्म, इतना ज्यादा गर्म नहीं होता, आप इसको हाथ से घुमा सकते हो। ये जैसे आप घुमाओगे तो ये जो हमारा जो पाइप है बाहर की तरफ निकल जाएगा, और बाहर की तरफ निकलने के बाद आप क्या कर सकते हो, अंदर का जो रोल है, अंदर का जो फंसा हुआ पार्ट है उसको आप निकाल सकते हो, या फिर उसके अंदर, या फिर जो अंदर ये जो नोजल है, नोजल के अंदर जो आप कुछ क्लीनिंग करना चाहो तो आप क्लीनिंग कर सकते हो। ये बेसिकली इसी चीज के लिए यूज होता है। और यहाँ पे जो आप ये ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हो, यही हमारा फैन है, ये फैन है, ये हीट ब्लॉक है, जो ऊपर वाला देख रहे हो ये हीट ब्लॉक है, ये हीट सिंक है नीचे, और उसके नीचे ये हमारा टिप है, नोजल है। अब रैपिंग एंड लूपिंग में क्या होता है, रैपिंग एंड लूपिंग में क्या क्या इश्यूज होते हैं, जैसे कि रैपिंग में हमारा, जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा जैसे ये सरफेस है, ये खराब हो गया। अब सरफेस खराब होने का सबसे बड़ा यही रहता है कि हमारा जो मॉडल है, देखो आप, एक तो ये जो लेयर्स है नीचे, ये हमारे सही से प्रिंट नहीं हुए, और ऊपर क्या हुआ, जो हमारा सरफेस खराब है तो उससे क्या हमारा पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि नीचे ग्लू लगाना पड़ेगा आपको। जैसे ये हीटिंग बेड आप नीचे देख रहे हो, यहाँ पे आप थोड़ा सा ग्लू लगा दोगे तो उससे क्या होगा, जो ये जो ऊपर उठा हुआ पार्ट आप जो देख पा रहे हो, इससे क्या, जो ये ऊपर उठा हुआ पार्ट है ये जो है नीचे चिपका रहेगा, और नीचे चिपकने से क्या है, जो हमारा पूरा यूनिफॉर्म सरफेस बना रहेगा, और हमारा जो मॉडल है वो भी पूरा यूनिफॉर्मली प्रिंट होगा। नहीं तो ये इतने सारे इशूज है, इसमें से कोई भी इशू क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर एक बार क्यूरा और फ्यूजन पे चलते हैं, और फिर से आपको मॉडल्स के पूरे एक बार डिटेलिंग दे देंगे आपको। अभी जो हमारा जो 1 घंटा बचा है उसमें आपको मॉडल्स के एक बार फिर से आपको कुछ बता देंगे। हेलो। हाँ सर, मटेरियल के हिसाब से एक्सट्रूडर की वेरिएशन होगी ना एक्सट्रूडर्स के नंबर में? हाँ। तो सर उसके साथ तो कूलिंग फैंस भी मतलब के नंबर में वेरिएशन होगा? कूलिंग फैन के नंबर में वेरिएशन नहीं होता, कूलिंग फैन के आरपीएम में वेरिएशन होता है। आरपीएम में? ओके सर, थैंक यू। और कुछ पूछना चाहते हो आप? अभी तक जो हमने पूरा पढ़ा है शुरू से अभी तक। हेलो। यस सर। हेलो। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो अगर आपको पूछना है तो, क्योंकि हमारा पीपीटी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हम एक बार फिर से आपको फ्यूजन पे लेके चलते हैं।
तो यहाँ पे हम फ्यूजन के कुछ कमांड्स देख लेते हैं। जैसे कि मैं कुछ मॉडल्स है उसको मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि इसको हमने बनाया कैसे है। तो ये जो हमारा मॉडल है मैं आपको इसको प्ले करके एक बार दिखा रहा हूँ कि हमने कैसे बनाया है, तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। लालागट्टो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने पहले जो क्रिएट फॉर्म बताया था उससे हमने इसकी मेन बॉडी तैयार कर दी और फिर हमने सॉलिड मॉडलिंग से इसके बाकी पार्ट्स जो है उसको कंबाइन करके हमने इसमें ज्वाइन करवा दिया है। तो ये हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया है।
अब आपको अगर कोई क्वेश्चन है फ्यूजन से रिलेटेड या क्योरा से रिलेटेड या पीपीटी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो मेरे से। जैसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसने भी रेज हैंड किया था। ठीक है, तो आपको मैं कुछ और कमांड्स के बारे में एक और डिटेल दे देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कल कुछ मॉडल्स का बता दिया था। जैसे मैंने आपको सरफेस के बारे में बता दिया, शीट मेटल्स और टूल्स के बारे में बता दिया। टूल्स में एडेंस के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे कमांड्स मिल जाएंगे जो पहले से अवेलेबल है, जैसे पाइप है, स्पर गियर है, बॉटल। अगर आपको कोई भी कमांड, अगर आपको कोई भी अगर मॉडल तैयार करना है आपको, तो यहाँ से आपको मिल सकता है। इसका अगर आप इंस्पेक्ट में जाओगे तो ड्राफ्ट एनालिसिस, कर्व मैप एनालिसिस, आप कोई भी एनालिसिस, सेंटर ऑफ मास एनालिसिस, आप कोई भी एनालिसिस के अंदर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी फोटो, अगर आप कोई भी चीज अगर इसके अंदर इंसर्ट करवाना चाहते हो, जैसे अगर आपको कोई फोटो इंसर्ट करवाना है तो आप यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर मेरे को कोई फोटो अगर इंसर्ट करवाना है तो मैं यहाँ से करवा सकता हूँ। मैंने रेंडरिंग का मैंने आपको समझा ही दिया था जब मैंने कल एक नेम टैग बना के आपको दिखाया था, तो रेंडरिंग का मैंने आपको कंप्लीट बना दिया था। तो अगर आपको फ्यूजन से रिलेटेड कोई इशू है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। तो एनिमेशन का कोई एग्जांपल या कोई मॉडल है आपके पास? एनिमेशन का आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे अगर ये कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे बॉडी है, तो इसको हम सबसे पहले हमें इसको सबसे पहले कंपोनेंट में कन्वर्ट करना होगा। जैसे हम इसको कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कंपोनेंट आ चुका है। तो यहाँ पे कंपोनेंट भी, तो आप यहाँ से कंपोनेंट भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप कंपोनेंट पे आओगे, फिर यहाँ पे आप देखो ये ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है। तो ज्वाइन पे आते ही आप जैसे कि अपना एक मोड है, आपने जैसे मोड है, कौन सा मोड है आपने सिलेक्ट कर लिया। एक सेंटर पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, जैसे आपको यहाँ से मोशंस अपने डिफाइन करने हैं कि आप कौन सा मोशन करवाना चाहते हो इसमें। और उस मोशन को करवाने के लिए आपको यहाँ पे एक दूसरी बॉडी आपको यहाँ पे एक डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे अगर मान लो कि मैं इसी के रिस्पेक्ट में एक दूसरी बॉडी बनाता हूँ, मैंने आपको कल मूव कॉपी करना बता दिया था। यस। तो जैसे यहाँ पे है और इसके रिस्पेक्ट में मेरे को मूव करवाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई यहाँ पे आपने कोई नट्स को, अगर नट्स को आपको असेंबल करवाना है, कोई भी एक्सेस में आप मूव करवा सकते हो। इसको एक्स में करवाना है, वाई में करवाना है, जेड में कस्टम करवाना है, ठीक है। तो आप किसी भी बॉडी को किसी के भी रिस्पेक्ट में मूव करवा सकते हो। अब जैसे मैं आपको एक मॉडल है उसको अगर खोल के दिखाता हूँ, ये वाला मॉडल मैं आपको, इसमें बहुत सारे मूवमेंट इसमें लगे हैं, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। हम साइड में क्योरा भी खोल लेते हैं क्योंकि हम क्योरा भी देखेंगे थोड़ा सा।
अब जैसे मैंने आपको क्यूरा में बेसिक्स, क्यूरा की बेसिक्स मैंने आपको बता दिए थे कि यहाँ पे हमें मटेरियल यहाँ पे चूज करना है। और मैं आपको क्यूरा बस रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर हम चलेंगे फ्यूजन पे। जैसे यहाँ पे आप डेस्कबॉट है, डेस्कबॉट मेगा है, यहाँ पे आप कोई भी प्रिंटर अगर ऐड करना चाहो तो आप यहाँ पे प्रिंटर्स के मॉडल्स है, आप यहाँ पे जाके कोई भी प्रिंटर मॉडल कर सकते हो। अगर यहाँ पे प्रिंटर आप मॉडल आपको नहीं मिलते हैं, आपके मॉडल्स अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं, तो आप क्या करोगे, अदर्स में जाके फिर यहाँ पे मॉडल्स को सर्च करोगे। अगर यहाँ पे भी नहीं मिलते तो आप कस्टमाइज करोगे अपने प्रिंटर को। ये कस्टमाइज करोगे और यहाँ से फिर ऐड प्रिंटर कर दोगे। उसके बाद क्या है, आपको यहाँ से मटेरियल देखना है। मटेरियल आप कौन सा, क्रोमेटिक, डीएसएम, इसमें कोई भी मटेरियल देख सकते हो। जैसे क्रोमेटिक में पीएलए आएगा, पीएलए आप यहाँ पे चूज कर लोगे। हर तरह के लिए अलग अलग मटेरियल है। यहाँ पे आप मैनेज मटेरियल भी कर सकते हो। यहाँ पे आप मैनेज मटेरियल में जाके आपको जौन सा मटेरियल यहाँ पे क्रिएट करना है तो मटेरियल क्रिएट कर लो, या फिर आपको कोई डुप्लीकेट मटेरियल चाहिए तो डुप्लीकेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाटा कर सकते हो मटेरियल्स की। नेक्स्ट यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लेयर हाइट। अब लेयर हाइट मैंने आपको बताया था कि जैसा आप लेयर हाइट, यहाँ पे मैंने अभी चेंज नहीं किया है, यहाँ पे जैसे आप लेयर हाइट चेंज करोगे वैसे वॉल थिकनेस और ये जो टॉप एंड बॉटम थिकनेस है ये अपने हिसाब से चेंज होना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट है इनफिल। इनफिल मैं आपको शुरू से बताते हुए आ रहा हूँ कि जितना कम आपका इनफिल होगा, अगर यहाँ पे 10, जैसे यहाँ पे अगर मैं 10 कर देता हूँ तो यहाँ पे जितना अच्छा इनफिल होगा उतना अच्छा हमारा, उतना ही सॉलिड हमारा मॉडल बनेगा। अगर हमारा 10 है तो मॉडल हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर 100 है तो मॉडल हमारा बिल्कुल वीक होगा। वो इतना ज्यादा वीक होगा कि आप उसको हाथ से उठाओगे और वो टूट जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनफिल जितना कम हो सके हमें उतना कम रखना है। नेक्स्ट इज इनफिल पैटर्न। इनफिल पैटर्न मैंने आपको बता दिया था, जैसे मैंने आपको पीपीटी में बताया था। एक बार मैं आपको पीपीटी फिर से दिखाता हूँ। ये इनफिल ये जो आप इसके अंदर जो पैटर्न्स देख पा रहे हो इसी को हम इनफिल पैटर्न कहते हैं। और ये किस टाइप का होना चाहिए ये हमें क्यूरा से ही पता चलेगा। जो आप एक मिनट, जो ये आप देख पा रहे हो अंदर के होल्स, ये हमारे इनफिल पैटर्न है। और इनफिल पैटर्न किस टाइप का होगा ये हमें क्यूरा में पता चलेगा कि क्यूरा में हम पता कर सकते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा वीक होगा, कौन सा किस स्ट्रेंथ का होगा, ये सब हम क्यूरा में पता कर सकते हैं। The next we have इनफिल पैटर्न टाइप। तो ग्रिड जो आपने देखा वो अभी ग्रिड था, तो वहां पे आप कोई भी कर सकते हो, कॉन्सेंट्रिक कर सकते हो, जिगजैग कर सकते हो, गाइकोरॉइड कर सकते हो, क्यूबिक, कोई भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग टेम्परेचर। ये सबसे मेन चीज है। ये जो 2 पैरामीटर्स है, ये 3 पैरामीटर्स है, सबसे मेन है। सबसे पहले आपका प्रिंटिंग टेम्परेचर। प्रिंटिंग टेम्परेचर आपका कितना होना चाहिए, मैंने आपको बताया। प्रिंटिंग मतलब उस टिप का टेम्परेचर जहां से हमारा मटेरियल जो है प्रिंट होने के लिए निकल रहा है, तो उसका टेम्परेचर आपको 200 ही रखना है। अगर आप कम रखोगे तो मटेरियल सही से मेल्ट नहीं होगा, या फिर वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने पे मेल्ट होकर प्रिंट होने के लिए हमें अलाउ कर रहा है, या फिर हमें आपको 200 तो रखना ही रखना है। अगर पीएलए का आप यूज कर रहे हो, इन कंडीशन ऑफ पीएलए यू हैव टू यूज 200 डिग्री सेल्सियस। एंड जो बिल्ड प्लेट टेम्परेचर है उसका हमें 60 डिग्री रखना है, क्योंकि बिल्ड प्लेट का जब कोई टेम्परेचर होगा तो उसके ऊपर जब आप कोई एडहेसिव लगाओगे तो वो एडहेसिव पिघलने के बाद उस मटेरियल को जो आप प्रिंट कर रहे हो, जो लेयर को आप प्रिंट कर रहे हो, उसको पकड़ पाएगा। तो ये हमारा बिल्ड प्लेट टेम्परेचर होता है। बिल्ड प्लेट टेम्परेचर ही हमारा सबसे मेन चीज होता है। इसके बिना अगर आपने मान लो कि आपने कम कर दिया तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लेयर्स है वो आपस में छोड़ने लगेंगे। जो लेयर्स है वो आपस में चिपकेंगे नहीं, बल्कि वो आपस में निकलने लगेंगे, वो उखड़ने लगेंगे आपस में। फ्लो आपको 100% रखना है। अगर फ्लो 100% रखोगे तभी जो मटेरियल है वो एक बार में पूरा मेल्ट होगा और पुश होके आएगा। अगर आप कम रखते हो तो क्या होगा कि जैसे आपने एक लेयर प्रिंट किया तो जैसे उसमें आधा मटेरियल आया, फिर आधा मटेरियल जो है अंदर ही रह जाएगा, फिर वो अगले लेयर पे आएगा या फिर कुछ टाइम बाद आएगा, जिससे क्या है हमारे लेयर के बीच में गैप बन जाएगा और जो हमारा मटेरियल है वो डिफॉर्म हो जाएगा और हमारे को सही से उसके प्रॉपर्टीज पता नहीं चलेंगी। और जो हमारा मॉडल है वो देखने में भी अच्छा लगेगा, स्ट्रेंथ तो उसकी जाएगी, स्ट्रेंथ तो उसकी कमजोर होगी ही। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग स्पीड। प्रिंटिंग स्पीड आपको मैंने बताया था 120, लेकिन यहाँ पे 60 आता है, आप इसको 120 कर सकते हो। नेक्स्ट इज आपका आउटर वॉल थिकनेस, इनर वॉल थिकनेस की अगर आपको टेम्परेचर कितनी रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट ये जो इनर वॉल और आउटर वॉल है इसका मतलब क्या होता है। देखो, जब भी कोई भी 3D प्रिंटर होता है, जब वो कोई भी कंप्लीट मॉडल को प्रिंट करता है, जैसे कि आपका कोई भी मॉडल है XYZ, आपने कोई भी जैसे आपने कोई एक छोटा सा मॉडल प्रिंट किया, अब वो लास्ट में क्या करता है, जो नोजल है वो एक गर्म हवा फेंकता है। गर्म हवा फेंकता है कहाँ पे, पूरे मॉडल के आसपास। उससे क्या होगा, जो हमारे जो लेयर्स है वो आपस में एकदम सेट हो जाते हैं।
क्योंकि थोड़े से, क्योंकि वो कूल डाउन होते हैं, लेकिन उसमें जैसे हम कोई गर्म हवा डालेंगे वो बिल्कुल सेट हो जाएंगे आराम से, और उससे क्या होगा कि जो हमारा जो जितने भी बाहर जो छोटे छोटे रेशे होंगे या फिर जो ओजिंग होगी वो सारे सेट हो जाएंगे आपस में। ये ओजिंग को बेसिकली वो ओजिंग को सेट करने के लिए हम जो है गर्म हवा एक बार जो हॉट एयर का जो प्रेशर है हम बाहर से डालते हैं। नेक्स्ट ट्रेवल स्पीड मैंने आपको बता दिया 120 होना चाहिए। कूलिंग फैन की फैन स्पीड आप चेंज कर सकते हो, अगर 100% रख सकते हो, कम करना चाहो तो कम कर सकते हो, लेकिन 100% इसलिए क्योंकि फुल एफिशिएंट रखो। जितना एफिशिएंट रखोगे उतने अच्छे से उतने जल्दी हमारे मटेरियल को नीचे गिरते ही जैसे ही हमारा मटेरियल मेल्ट होके एक्सट्रूडर से नीचे गिरेगा उतने जल्दी वो उसको कूल डाउन कर पाएगा। नेक्स्ट जेनेटिक सपोर्ट आपको एवरीवेयर करना है या फिर कहीं कहीं करना है, तो वो से आपको जैसे ये एवरीवेयर और टच बिल्ड सपोर्ट है तो आपको कहाँ पे करना है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ये रहा। नेक्स्ट है कि उसका एंगल कितना होना चाहिए। अब एंगल आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ये सब देख चुके हो आप। नेक्स्ट इज एडेशन टाइप आपको ब्रेम चाहिए, स्कर्ट चाहिए, राफ्ट चाहिए, कौन सा चाहिए ये आपको देखना पड़ेगा अपने हिसाब से। सबसे ज्यादा स्कर्ट जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि स्कर्ट में जब स्कर्ट के ऊपर जब कोई भी मॉडल जब प्रिंट करते हैं तो उसकी जो सॉलिडिफिकेशन उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और जो सपोर्ट होता है इसको आप बाद में कट करके बाद में निकाल भी सकते हो। और यहाँ पे डुअल एक्सटेंशन में नॉर्मली कुछ नहीं होता। डुअल एक्सटेंशन में अगर आप कोई भी चीज अगर और ऐड करना चाहो यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाने के लिए जो आपके प्रिंटर सपोर्ट करते हैं तो उसको आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडिट कर लो। यहाँ पे आप टिक करवा के यहाँ पे अपना डाटा डाल सकते हो। तो ये था एक ओवरऑल सेटअप जो था, ये क्योरा का एक ओवरऑल सेटअप था। तो इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं आपको फ्यूजन में जो अभी क्वेश्चन पूछा था कि उसमें मूवमेंट कैसे करवाते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। आप क्योरा के अंदर पहले देख लो कि अगर आपको कुछ पूछना है तो। ओके, तो हम चलते हैं अपने फ्यूजन पे। तो फ्यूजन पे जैसे हमारा मॉडल है, मैंने आपको बता दिया था कि कैसे, मैंने आपको कल बताया था कि कैसे आप क्रिएट फॉर्म में, ये जो क्रिएट फॉर्म है इसमें जाके आप मॉडल्स को बना सकते हो और फिर इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे जो पार्ट्स है वो अलग अलग है, कोई भी पार्ट कंबाइंड नहीं है क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे मूवमेंट डाले हुए हैं। और यहाँ से आप अपने जो पूरे मॉडल है उसको आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो। ये देखो जैसे मैंने यहाँ जॉइंट्स को इनेबल किया, यहाँ पे इतने सारे जॉइंट्स है तो आप किसी को भी मूव करवा सकते हो। अब जैसे लेट्स से मैं इस वाले जॉइंट को मूव करवा के आपको दिखाता हूँ। ड्राइव जॉइंट, ये देखो आप जो इसका अंदर वाला पार्ट है वो मूव कर रहा है। तो ऐसे करके आप किसी भी दो जॉइंट्स को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो और उसको मूव करवा सकते हो। अभी ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आप पूछोगे कि इसको फुल बॉडी पे, तो नहीं, आप इसको फुल बॉडी पे नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज आपको उस बॉडी को एक कंपोनेंट पे कन्वर्ट करना होगा। तो कंपोनेंट पे कैसे कन्वर्ट करना होगा मैंने आपको बता दिया था। जैसे यहाँ पे बॉडी है, बॉडी को जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट कंपोनेंट फ्रॉम बॉडीज। इसको आप जैसे क्लिक करोगे तो हमारे जितने भी बॉडीज है वो कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि बॉडी कंपोनेंट में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले यहाँ पे बॉडीज लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पे कंपोनेंट लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब हमारे जो बॉडीज है वो कंपोनेंट में कन्वर्ट हो चुके हैं। फिर से हम चलते हैं इस पे, मैं आपको कोई और जॉइंट को मूव करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पे बॉडीज का ये ऐसे मूवमेंट होंगे। यहाँ पे जब ये बॉडी
जब हम इसको अगर एनिमेट करवाते हैं तो ये कुछ ऐसा मूवमेंट करता है। अब ये सिंबल तब आता है जब आप किसी बॉडी को एनिमेट करवाने के लिए उसको एक एनिमेशन का एक क्राइटेरिया देते हो कि हमें इस बॉडी को इस तरह से मूव करवाना है। अब मैंने आपको बता दिया है कि कैसे उसको आप सर्कुलर करवा सकते हो, रेडियल मूव करवा सकते हो, एक्सियल मूव करवा सकते हो, सर्कुलर मूव करवा सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड होता है ये सब कुछ कि जैसा हमें चाहिए वैसा आप करवा सकते हो। और यही चीज और ये चीज आपको हेल्प करेगी 3D प्रिंटर में प्रिंट होने के बाद की। जैसे अगर आपने इसको इस हिसाब से प्रिंट करना है कि ये इसके सर्कुलर ही घूमे या उसके उसके रेडियल ही घूमे, तो आप क्या करोगे अलग अलग पार्ट्स को। जैसे अगर मान लो कि मेरे को फैन को अगर प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, जैसे आप देखो यहाँ पे इसको अलग बनाया है। कैसे प्रिंट कर अगर मैं इसको प्रिंट करना है तो मैं इसको अलग करूंगा और यहाँ पे जो होल्स है इसको मैं ऐसे ही प्रिंट कर लूंगा। यहाँ पे होल्स होंगे, यहाँ पे मैं सपोर्ट लगा के इस होल को प्रिंट करना है और ऐसे प्रिंट उसके बाद मैं क्या करूंगा इस पास लाके इसके अंदर लगा दूंगा। देख सकते हो, देख सकते हो आप इसके अंदर मैंने इसको लगा दिया है। तो ऐसे करके आप अपने 3D प्रिंटर को अपने मॉडल को जो प्रिंट आउट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन तो आप पूछ लो मेरे से, फिर मैं और आपको बता दूंगा आगे। Tara, your screen is not here. Wait, I am doing it. No, no. Hello. Hello, Tara. I have some issue with my स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। अच्छा एक मिनट, सब इशू आ गया वही मैं देख रहा हूँ। अच्छा कोई टेक्निकल इशू आ गया है?
आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। कोई टेक्निकल इशू आ गया है क्या? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? आज तो कुछ टेक्निकल इशू आ गया सर, यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो पा रहा। बेसिक्स तो हमें बता दिया, अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं इस टाइम में। पार्टिसिपेंट कुछ पूछना चाहते हैं तब तक पूछ सकते हैं। आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। पार्टिसिपेंट्स कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन है आप लोग का? नो सर। अच्छा, एक और जानकारी लेनी थी। आप लोग को कोई और ऐसा इवेंट चाहिए जिसमें आप लोग को लगता है कि कोई इवेंट ऐसा है जो अभी तक कवर नहीं हुआ है, तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। तो कौन से फ्यूचर में आप लोग को किस तरह के इवेंट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चाहिए वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी आप लोग के पास टाइम है जब तक टेक्निकल इशू सॉल्व नहीं हो रहा है। हेलो हेलो सर। हाँ अंकित बोलो। हेलो। हाँ हाँ अंकित। सर, वो मैं चाहता हूँ ना कि सर एक एनसिस के लिए वर्कशॉप हो, जैसे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना सर, उन हाँ सब हाँ। के लिए एनसिस कैटिया ये सब। तो एनसिस में किस फील्ड को कवर करना चाहते हो? सर वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नहीं मैकेनिकल में भी उसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे स्टैटिक होता है, थर्मल होता हाँ है, हाँ सेफ्टी होता है। तो किस चीज को कवर सर, करना है? थर्मल थर्मल ओके, चैट सर, बॉक्स में लिख दो। थर्मल और फ्लूइड डायनेमिक्स। सर फ्लूइड डायनेमिक्स। हाँ सर मैटलैब। मैटलैब पे देखते हैं डियर, जल्दी कोशिश करेंगे मैटलैब पे आने की। ओके सर, थैंक यू सर। बहुत जल्दी 5 डेज का वर्कशॉप हम मैटलैब पे करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी। सर मैं फ्लूइड डायनेमिक्स बोल रहा था, जैसे अंडर वाटर सबमरीन पे क्या क्या प्रेशर पड़ता है वाटर की वजह से, या फिर एरोप्लेन पर, या फिर किसी मूविंग व्हीकल्स पर ओके, इस तरह से स्ट्रेस कुणाल पड़ता यहाँ पे है क्या? ये सब। यस सर। कुणाल किस उस पे करवाना चाहते, मतलब किस पे चाहते हो तुम? मतलब किस सॉफ्टवेयर पे चाहते हो? सिविल में हो? सर सिविल में सर स्टैट प्रो से डिजाइन एंड एनालिसिस या फिर ईटैप्स से। तुम जो भी बताना चाहते हो चैट बॉक्स में लिख दो, या फिर मुझे यस सर। मैसेज भी कर सकते हो। मैं अपना नंबर डाल देता हूँ तुम्हें, या सभी यस। लोग को मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ। आप लोग को जो भी इवेंट, जिस टाइप का भी इवेंट चाहिए, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। मैं नंबर अपना शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। यस सर। और सर जैसे कि अभी रेविट का एमईपी किया था हमने, तो वैसे ही रेविट का आर्किटेक्चर वाला पार्ट होता है जो, और स्ट्रक्चरल वाला जो पार्ट होता है वो भी आप कवर कर सकें तो। हाँ, रेविट पे मैं आर्किटेक्चर पे सोच रहा हूँ। अगर आप लोग रेडी रहेंगे तो रेविट पे आर्किटेक्चर पे जरूर मैं एक इवेंट करवाऊंगा, जहाँ पे सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट आकर के पार्टिसिपेट करेंगे। यस सर। मैंने नंबर शेयर किया है, उस पे जो भी आप लोग को इवेंट करवाना है उस पे या तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हाँ अंकित, अंकित है यहाँ पे। अंकित, ऑटोडेस्क इन्वेंटर पे चाहते हो? इन्वेंटर पे चाहते हो? ओके अंकित, वॉइस बहुत कट रही है, चैट बॉक्स में लिख दो। सर अब आ रही है क्या स्क्रीन मेरी? हाँ स्क्रीन आ गई है।
तो मैं इसमें ये बता रहा था कि जैसे आप कोई भी जैसे पार्ट्स है उसके अगर आप जैसे 3D प्रिंट करते हो, तो जैसे बहुत कोई बड़ा बड़ा पार्ट्स होता है, जैसे रोटर्स हो गए या फिर कोई प्लेट्स हो गए, तो अगर उसके अलग अलग पार्ट्स है, अगर आपको वो प्रिंट करके अगर कंबाइन करना तो आप कर सकते हो। बस आपको करना क्या है कि आपको उसका मैकेनिज्म क्लियर होना चाहिए कि हमें उसको कहाँ से प्रिंट करना है, कैसे उसमें कहाँ पे होल्स होंगे, कहाँ पे उनकी ज्वाइनिंग मैकेनिज्म होगी, कहाँ पे उसकी ज्वाइनिंग मैकेनिज्म होगी, फिर आप वो सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो। जैसे अगर आप फुल बॉडी में अगर आप ये पीछे जैसे कि विंग्स है, अगर आपके विंग्स ये जैसे प्रिंटर में अगर नहीं कनेक्ट हो रहे तो उसके लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पे प्रिंटर तो जैसे आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे एक आप होल, यहाँ पे कैविटी या फिर कोई कनेक्टर्स यहाँ पे आप खाली छोड़ दोगे, फिर आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के बाद जैसे प्रिंट होगा, प्रिंट करने के बाद उसको कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैं फैन का एग्जांपल देके बताया, तो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितना इसका ये जो इसका डायमेंशन होगा, जितना इस होल का डायमेंशन होगा, उससे बस थोड़ा सा ज्यादा इसका डायमेंशन होगा, बस इसके अंदर फंस सके। या फिर अगर ये नट बोल्ट के लिए, तो नट बोल्ट के लिए बस उतना ही डायमेंशन होगा। अगर बहुत ज्यादा कर दोगे तो लूज हो जाएगा, और अगर बहुत कम करोगे तो हमारा 3D प्रिंटर का जो मॉडल जो हम प्रिंट करेंगे वो क्रैक हो सकता है। इसलिए आपको बस ये ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा आप और कुछ अगर पूछा जाओ तो पूछ सकते हो अभी क्वेश्चन। हेलो। मुझे लगता है कि सेशन काफी कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ 1 to 1 टॉक कर लेते हैं, ताकि जो भी हमारी और क्वेरी है या कुछ भी हम जो जानना चाहते हैं वो यहाँ पे देख लें। मुझे लगता है सेशन में काफी कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ 1 to 1 टॉक कर लेते हैं, सेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक्सपर्ट से बात कर लेते हैं, ताकि आप लोग को और थोड़ा अच्छा लगे। तो किसी को जो भी बात करनी 1 by 1 आप लोग बोल सकते हैं, एक्सपर्ट से उस बारे में बात भी कर सकते हैं। और भी जो भी क्वेरीज हैं, जिस अदर फील्ड्स पे भी अगर आपको कुछ भी जानना है तो वो भी आप अपने एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। आई थिंक तारा इतना सफिशिएंट है। हाँ सर, ये सब कंप्लीट है पूरा सिस्टम, इसमें से उनको पूरा समझ में आ गया मेरे हिसाब से। तो 1 to 1 टॉक कर लेते हैं। कोई भी आप लोग में से 1 by 1 टॉक कर सकता है। किसी अदर फील्ड्स में भी जानना चाहता है तो वो हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकता है। कोई फीडबैक देना चाहता हो इस इवेंट पे तो अभी भी फीडबैक दे सकता है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग ऑन है, तो हमारे लिए काफी यूजफुल रहेगा जब हम इसे सबमिट करेंगे तो। तारा, फीडबैक लिंक अपनी रेडी है? हाँ सर, रेडी है। ओके, अभी हम लोग थोड़ी देर बाद उसको चैट बॉक्स में शेयर करेंगे। ओके। यस अंकित, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ये सर मेरा एक क्वेश्चन है तारा सर से। हाँ, सर एज अ मैकेनिकल इंजीनियर हम कैसे अपना फ्यूचर बना सकते हैं 3D प्रिंटिंग इंडस्ट्री में? देखो, फ्यूचर बनाने की बात नहीं है। अभी क्या होगा, जैसे थोड़ा पेंडेमिक आ गया ना, तो आपको देखने को मिलता CES में, CES 2020 में कि 3D प्रिंटिंग ही सबसे ज्यादा अभी एडवांस चलेगा। आप 3D प्रिंटिंग से, या फिर 3D प्रिंटिंग से कार्ड्स बनेंगे। 3D प्रिंटिंग क्योंकि एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, एक बहुत ज्यादा वो मतलब कि स्ट्रॉन्ग है, और एक एग्जैक्ट हमें जो चाहिए वही मिलता है। तो आप ऐसा मत सोचो कि कैरियर बनाना है, आप बस एक बार 3D प्रिंटर में आप एक्सपर्ट हो जाए। कैरियर बहुत सारे हैं 3D प्रिंटिंग में, बस मेन थिंग यू हैव टू बिल्ड योरसेल्फ। आप खुद को एक बार बनाओ, आप खुद को बस एक बार मॉडल, या तो आप मॉडल बनाना सीख जाओ, या तो आप प्रिंटर पे कमांड सीख जाओ, या आप प्रिंटर को सही करना सीख जाओ। अगर आप प्रिंटर पे कमांड सीख जाते हो, या फिर आप सॉफ्टवेयर कमांड सीख जाते हो, तो अपने आप आपका 3D प्रिंटर में कैरियर बनेगा। और 3D प्रिंटर का कैरियर बहुत अच्छा है, और बहुत ज्यादा अभी इसमें अभी के आने वाला है। जैसे कि मैंने आपको अपने PPT में बताया था कि नासा अपने रोवर्स में यूज कर रहा है, या फिर बहुत सारे जैसे वोक्सवैगन पोलो है, उसमें वो अपने कुछ पार्ट्स को 3D प्रिंटर से प्रिंट कर रहा है। BMW बोल रहे हैं कि जैसे 2013 में जैसे ही हम प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आएंगे तो हम पूरे 3D प्रिंटर पे आ जाएंगे।
तो ये सब आपको ये नहीं सोचने की जरूरत नहीं कि आपको कैरियर किसमें बनाना है, बस आप अपने आप स्ट्रांग हो जाओ। 3D प्रिंटर में कैरियर बहुत सारे अपने आप, अगर आपका एक्सपर्टाइज लेवल उनको अच्छा लगेगा तो वो अपने आप आपको बुलाएंगे। बस मेन थिंग कि आपको अपने आप को बस अपना स्ट्रांग करना है, अपने फील्ड में आप स्ट्रांग हो जाओ। 3D प्रिंटर आपने स्ट्रांग किया, आपको अपने आप का कैरियर के लिए आपको अपने आप आपको आगे से बुलाएंगे, या फिर आप खुद का मतलब कि स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपने अपने पास कोई 3D प्रिंटर रखा तो आप उससे कुछ प्रिंट करके आप मार्केट में लेके जा सकते हो। आपके पास कोई आइडिया है, जैसे कि आपके पास कोई प्रोडक्ट का आइडिया है, आपने उसका पेटेंट करवाया, अब आपके पास अगर आपके पास फिर उसको बनाने के लिए आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, कुछ नहीं करना, बस आप उसके एक 3D मॉडल तैयार कर लो। 3D मॉडल तैयार करके आप बाहर लेके जाओ। तो अगर आपके पास 3D प्रिंटिंग है या फिर आपका 3D प्रिंटिंग में कमांड है, तो आपको फिर ये नहीं सोचने की जरूरत है कि मैं कैसे वो अपना कैरियर बनाऊं। कैरियर आपका अपने आप बनेगा। हाँ, जुनैद, मोहम्मद जुनैद, आपने कुछ बोलना है? हाँ तारा, आप चैट बॉक्स में सेशन वो देख सकते हैं, कुछ रिस्पांस आए हुए हैं। सर हाँ प्रज्ञा, यस सर। सर थोड़ी सी हमें 3ds मैक्स का कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। पूछो। सर वो जैसे कैरेक्टर एनिमेशंस होता है तो उसमें जब हम बॉडी अटैच करते हैं बाइपैड में तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मतलब बॉडी सेलेक्ट करते हैं फिर मॉडिफाई करते हैं बट वो प्रॉब्लम इसलिए आती है कि जैसे अगर आप कोई बॉडी अगर वो अटैच कर रहे हो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3D प्रिंटिंग में क्या होता है, जैसे अगर आपको अलग अलग पार्ट्स अगर डिजाइन करना है तो आपको एक का डायमेंशन दूसरे के रिस्पेक्ट में सही से रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपका डायमेंशन अगर सही से नहीं है, ठीक है, या फिर उसका अगर आपको मूवमेंट सही से नहीं, क्योंकि 3D मैक्स में मूवमेंट की बहुत दिक्कत आती है। नहीं तो हाँ सर, वही दिक्कत ये है कि मतलब वो एकदम अटैच हो जाता है, जब हम उसे मूव कराते हैं ना तो उसका बाइपैड अलग जाता है और बॉडी वहीं रह जाती है। हाँ, क्योंकि उसका डायमेंशन वेरिएशन होता है। ओके सर। डायमेंशन वेरिएशन होता है, फिर स्केल डायमेंशन नहीं होता उसका, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। यस सर, थैंक यू सर। ओके, ये मोहम्मद जुनैद ने लिखा है कि सम सिमुलेशन रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप मस्ट बी अरेंज। ठीक है, अगर सर अलाउ करते हैं, अगर अविनाश पांडे सर अगर बोलते हैं तो फिर हम करवा सकते हैं इस चीज को। एनसिस है, इसका एनसिस है, ऑटोडेस्क फ्लो डिजाइन। आप जिस सॉफ्टवेयर बोलोगे उस सॉफ्टवेयर में आपको सिमुलेशन करवा के दिखाएंगे आपको। पार्टिसिपेंट्स के रिस्पांस पे ही हम आगे मतलब कोई वर्कशॉप करा सकते हैं। अगर पार्टिसिपेंट्स मैसेज करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे या फिर जो भी उनका रिस्पांस रहेगा, क्योंकि अपने मन से हम लोग नहीं करा सकते। अगर आप लोग का जिस फील्ड में आप लोग को चाहिए उस फील्ड में आप अगर अपनी जो भी मतलब क्वेरी है भेजेंगे तभी हम उस पे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अभी पार्टिसिपेंट्स बोल रहे हैं कि सिमुलेशंस पे चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि एनसिस पे हम सिमुलेशन वर्कशॉप रख सकें। हो सकेगा तो हम अपने एक्सपर्ट को फिर बुलाएंगे, तारा को, ताकि वो इस पे भी हमें अच्छी वर्कशॉप दे सके। क्योंकि ये जो इवेंट है, ऑनलाइन इवेंट या फिर वर्कशॉप, ये रिस्पांस पे ही आगे क्रिएट होते हैं। जैसे आपके रिस्पांस जैसे रहेंगे वैसे ही हम लोग आगे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ओवरऑल सेशन अच्छा था। मुझे लगता है कि अब हमें फीडबैक लिंक शेयर कर देनी चाहिए। तो आई रिक्वेस्ट, हेलो, मैंने आपको शेयर कर दिया है। व्हाट्सएप किया है? हाँ सर। ओके, 1 मिनट में आई शेयर करता हूँ।